ठीक है, आज का टॉपिक हाँ डोमेन क्या कं मैं कल फ्रेंड। ठीक है, आज का टॉपिक डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की डिज़ास्टर रिकवरी पे है। तो लास्ट टाइम आपको पता है कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर यानी कि एडीसी हमने लगा के देखा था। एक फोरस था हमारा, उसके अंदर एक डोमेन थी, एक डोमेन के अंदर एक डोमेन कंट्रोलर लगा हुआ था। जाहिर सी बात है, डोमेन बनेगी ही नहीं जब तक डोमेन कंट्रोलर नहीं हम लगाएंगे। तो जैसे ही फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर लगाते हो आप, डोमेन भी क्रिएट हो जाती है। तो उस डोमेन के अंदर हमने एक डोमेन कंट्रोलर लगा हुआ था जिसे डीसी कहते हैं, और एक हमने एडिशनल ऐड किया था, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। क्यों ऐड किया था, उसकी दो रीजंस मैंने बताई थी। एक तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऐड करने का एक पर्पस होता है लोड बैलेंसिंग। दूसरा पर्पस क्या, बैकअप, डिजास्टर रिकवरी में हमारे काम आता है। इन केस डीसी डाउन हो जाता है आपका जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, तो जो एडीसी लगा होता है वो बैकअप की सर्विसेज प्रोवाइड करता रहता है। तो एडीसी की पूरी लैब करके देखी थी, उसके बाद एप्लीकेशन देखी थी कि एडीसी पे जितना डाटा है वो डीसी पे आ जाता है, और डीसी का जितना डाटा है वो एडीसी पे चला जाता है। टू वे एप्लीकेशन हो रही होती है। डीसी पे मॉडिफिकेशन जो करते हैं वो एडीसी पे जाती है, और एडीसी वाली मॉडिफिकेशन डीसी पे चली जाती हैं। और एक चीज़ मैंने ये बताई थी, डीसी और जो एडीसी आप इसमें एक दूसरे के लिए एक्टिव एक्टिव है, एक्टिव एक्टिव मोड में। एक्टिव एक्टिव मोड का मतलब क्या है, जैसे ही कोई चेंजेस करेंगे आप विद इन साइट है अगर, तो डीसी से एप्लीकेशन होकर एडीसी पे चली जाती है, और एडीसी से एप्लीकेशन होकर डीसी पे चली जाती है। और मैंने कहा था कि इसको बेसिकली कहते हैं ये एक्टिव मोड में है। ठीक है, एक्टिव मोड में किस लिए है, ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज के लिए एक्टिव मोड में है। और ये जो एडीसी है ये स्टैंड बाय मोड पे है, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं। हाँ भाई। ठीक है, मैंने बताया कि कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जिनके लिए डीसी एक्टिव मोड में होता है, और कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं, ऐसे रोल्स हैं जिन्हें कहते हैं, कुछ ऐसे काम है उसके लिए एडीसी स्टैंड बाय मोड पे है। मतलब कि कुछ ऐसी काम है जो सिर्फ और सिर्फ डीसी प्रोवाइड कर रहा है उनकी सर्विसेज, और वो वाले काम की सर्विसेज या वो वाले ऑपरेशन है एडीसी परफॉर्म नहीं कर सकता। इस वजह से कहते हैं स्टैंड बाय मोड पे एक्टिव मोड में है। एक मिसकंसेप्शन है जो यूजुअली समझी जाती है, उसको उसको क्लियर करना है। ठीक है, आमतौर पे जितने स्टूडेंट्स हैं वो यही समझते हैं कि लाइक एक डीसी लगा है आपके इन्वायरमेंट में, एक एडीसी लगा हुआ है, डोमेन कंट्रोलर डाउन होगा। और अगर जब ये पाँच के पाँच जो काम आगे आके मैं बताऊंगा ये ऑपरेशन मास्टर्स हैं, ये पाँच के पाँच रोल जब आप एडीसी को दे देंगे तब एडीसी ऑथेंटिकेट कर सकता है यूज़र्स को, तब बैकअप की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ऐसे नहीं है, एडीसी के पास उन पाँचों के पाँचों जो काम है, ये नीचे जो लिखे हैं ये पांच रोल्स हैं यहाँ पे, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, रीड मास्टर, पीडू सिमुलेटर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। बाय डिफ़ॉल्ट एडीसी के पास इनमें से कोई रोल भी नहीं है, एडीसी इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसका मतलब एडीसी के पास ज़ीरो रोल है, वो स्टैंड बाय मोड पे है। लेकिन ज़ीरो रोल होने के बावजूद एडीसी बैकअप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैकअप की सर्विसेज में मैं इस टाइम में कौन सी सर्विसेज बना ले रहा हूँ, यूज़र ऑथेंटिकेशन। लाइक डीसी डाउन हो गया, अब डीसी के पास, डीसी एक्टिव मोड में था, डीसी के पास वो ऑपरेशन करने की एबिलिटी थी, एडीसी के पास ऑपरेशन परफॉर्म करने की एबिलिटी नहीं थी। वो ऑपरेशन परफॉर्म करने की एबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि एडीसी ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकता। एडीसी के ऊपर आप कोई नया यूज़र अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, या छोटे मोटे टास्क जो डोमेन कंट्रोलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है एडीसी भी प्रोवाइड कर रहा होता है, हालांकि एडीसी के पास ज़ीरो रोल होते हैं। पहली बात ये क्लियर करनी है आपने, अगर डोमेन कंट्रोलर भी अलाइव है, डीसी भी अलाइव है आपके नेटवर्क में, और एडीसी भी अलाइव है, तो ऑथेंटिकेशन डीसी से भी हो सकती है और एडीसी से भी हो सकती है। मिसकंसेप्शन क्या है, अगर डीसी भी लगा हुआ है एडीसी भी लगा हुआ है, 50 रिक्वेस्ट करते हैं तो 50 की 50 रिक्वेस्ट की जो ऑथेंटिकेशन होगी, यूज़र पास ने यूज़र टाइप किया, पासवर्ड टाइप किया, उसकी ऑथेंटिकेशन डोमेन कंट्रोलर करेगा। ऐसा नहीं है, ऑथेंटिकेशन एडीसी भी कर सकता है। एडीसी के पास अभी बात ये याद रखनी, एडीसी के पास कोई रोल नहीं है। मैं डिफ़ॉल्ट बिहेवियर की बात करूँ, डीसी के पास एक्टिव मोड में सारे के सारे रोल है, एडीसी के पास कोई रोल नहीं है। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में भी एडीसी ऑथेंटिकेशन करवा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है आपको। तो एडीसी के पास अगर कोई रोल ना हो, एडीसी तब भी ऑथेंटिकेशन करवा रहा है। डीसी भी अलाइव है, एडीसी भी अलाइव है, ऑथेंटिकेशन डीसी भी करवा सकता है, एडीसी भी करवा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि डीसी करवाएगा एडीसी करवाएगा, वो क्या मैकेनिज्म होगा, क्या प्रोसीजर होगा। जिस यूज़र की रिक्वेस्ट, यूज़र ने पासवर्ड टाइप किया, यूज़र के करीब अगर डीसी पड़ा हुआ है या एडीसी पड़ा हुआ है, जिसकी रिक्वेस्ट या यूज़र के करीब जो सी मशीन पड़ी होगी, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एडीसी हो, यूज़र का जिस मशीन के साथ पहले कॉन्टैक्ट हो जाएगा उस मशीन से ऑथेंटिकेट हो जाएगी। लाइक यूज़र यहाँ पे है, वो रिक्वेस्ट करता है यहाँ से एडीसी करीब पड़ा, तो एडीसी तक रिक्वेस्ट पहले आगे यूज़र ऑथेंटिकेट कर देगा। एक यूज़र इस स्विच के साथ लगा हुआ था और डीसी जो था उसकी
केबल इस स्विच में टर्मिनेट हो रही है। यूज़र ने पासवर्ड टाइप किया तो रिक्वेस्ट सबसे पहले डोमेन कंट्रोलर के पास आ गई, इसने उसको ऑथेंटिकेट करवा दिया। तो ये लोड बैलेंसिंग भी कर रहा है। हालांकि एडीसी के पास जीरो रोल है, लेकिन फिर भी ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? एडीसी के ऊपर जितना डीसी के ऊपर डाटा पड़ा हुआ था वो एडीसी के ऊपर पड़ा हुआ है। क्यों? डीसी के पूरी की पूरी डाटाबेस रेप्लिकेट हुई है एडीसी के ऊपर, तो एडीसी के ऊपर भी पासवर्ड सेव हुए हैं। तो यूज़र जैसे भी यूज़र पासवर्ड टाइप करेगा तो ऑथेंटिकेट एडीसी से भी करवा सकता है, हालांकि एडीसी के पास कोई रोल नहीं है। ये बात क्लियर करनी है कि लोड बैलेंसिंग आपकी हो रही होती है। एडीसी तब भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है जब एडीसी के पास कोई रोल नहीं होता। लेकिन आगे जाके बताऊंगा ऐसी कौन से रोल्स है, क्या कौन कौन से ऑपरेशन है अगर डीसी डाउन हो जाए तो आपको वो एडीसी को देने पड़ते हैं। अगर आप एडीसी को ना वो रोल असाइन करें तो आपको नेटवर्क में इशू आना शुरू हो जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी के इन्वायरमेंट के अंदर। इतनी बात क्लियर होगी है? ठीक है, इतनी बात मैं स्लो चलूँगा थोड़ा सा क्योंकि कंफ्यूजिंग टॉपिक है काफ़ी सारा। लोड बैलेंसिंग भी होगी आपकी, ठीक है, और डीसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा अगर एडीसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा अगर डीसी डाउन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली कोशिश करते हैं यहाँ पे जाके मैं आपको शो करवा सकूँ कि एडीसी, अभी देखो हमारा डीसी भी लाइव है, एडीसी भी लाइव है। ये मेरे पास एक क्लाइंट मशीन चल रही है, मैं क्लाइंट मशीन से लॉगिन करूँगा और देखते हैं कि ये डीसी से ऑथेंटिकेट करता है कि एडीसी से ऑथेंटिकेट करता है। मैं बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये एडीसी से भी ऑथेंटिकेट करना चाह रहा है। वैसे लॉगिन करके देखते हैं ये ऑथेंटिकेट किसे अगर ये डीसी से करता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डीसी को पोज करूँगा थोड़ी देर के लिए। हो सकता है इसकी रिक्वेस्ट पहले डीसी के पास चली जाए, डीसी ऑथेंटिकेट करवा दे। लेकिन अगर एडीसी के पास चला जाएगा मुझे आगे डीसी को पोज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर एडीसी के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी तो मैं बेसिकली आपको यही शो करवाना चाह रहा हूँ, अगर डीसी भी लाइव है एडीसी भी लाइव है तो रिक्वेस्ट एडीसी भी ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। मैं आपको अगर सेशन एक क्लाइंट मशीन के अंदर जाके लॉगिन करके दिखाऊंगा, देखना सेशन इसका एडीसी के साथ बना हुआ है। लेकिन अगर अभी एज्यूम करेगा कि इसके अंदर मैं लॉगिन करता हूँ इसका सेशन डीसी के साथ बन गया, तो आप ये मिसकंसेप्शन ही, ये कंसेप्ट गलत नहीं करना कि अभी ये क्लाइंट मशीन है डीसी और एडीसी लाइव थे, ऑथेंटिकेशन मेरा डीसी से होगी। तो मैं डीसी को क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए पोज करूँगा और एडीसी को मैंने कोई रोल अभी साइन नहीं किया। तो आप देखना उसके बाद डीसी तो क्योंकि डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट एडीसी इसको ऑथेंटिकेट करेगा। तो अभी लॉगिन करके देखते हैं। मतलब जैसे आपने बताया था कि यूजर्स के लिए दोनों जो से हैं वो एक्टिव हैं, बिल्कुल, कुछ का कुछ काम, एक बार रखने, कुछ कामों के लिए एक्टिव हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए एक्टिव नहीं है एडीसी। वो काम ही तो हमने नीचे पढ़ने, वो ऑपरेशंस ही पढ़ने हैं। इन ऑपरेशंस के लिए एडीसी एक्टिव नहीं है, ये बात याद रखें। ओवरऑल नेटवर्क में मतलब एडीसी और डीसी जो है वो रिडंडेंसी और आपको लोड बैलेंसिंग देते हैं। बिल्कुल, लोड बैलेंसिंग देते हैं प्लस रिडंडेंसी देते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ कामों की फंक्शनैलिटी जो डीसी, कुछ काम ऐसे हैं जो डीसी के पास भी हैं और एडीसी के पास भी है। अगर वो काम आप करना चाहे, वो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो वो लाइक यूज़र ऑथेंटिकेशन, आपने यूज़र पासवर्ड टाइप किया, यूज़र ने लॉगिन कर दिया, आपके पास वेब एप्लीकेशन चल रही थी जो एलडेप के थ्रू ऑथेंटिकेट हो रही थी, आपने लॉगिन किया, वो डीसी से भी हो सकता है, वो एडीसी के से भी हो सकता है। कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐसी हैं जो डीसी भी प्रोवाइड करता है, एडीसी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन कुछ फंक्शनैलिटीज़, कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो डीसी सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करता है। आपके नेटवर्क में अगर 5 एडीसी लगे हुए हैं, वो पाँचों के पाँचों वो प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। आपके नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ वो वाले ऑपरेशन डीसी परफॉर्म कर सकता है। घर में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। कुछ ऐसे काम है आप बड़े से पूछे, छोटे से पूछ ले, वो करके कर सकते हैं, फादर से मदर से। लेकिन कुछ ऐसे काम है सिर्फ और सिर्फ फादर से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, उसके बाद आप वो काम कर सकते हैं। इसी तरह समझ लें कि कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं और डोमेन कंट्रोलर से उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके वो काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज़र ऑथेंटिकेशन वाली एक एग्जांपल मैंने दी, कैसी ऑथेंटिकेशन, ऐसी ऑथेंटिकेशन करते हैं वो डीसी भी करवा सकते हैं, एडीसी भी। ये कॉमन फंक्शनैलिटी है, तो दोनों ऑपरेट करवा देते हैं इन फंक्शनैलिटी को, ठीक है। उमर भाई, हाँ जी, ये जो 5 ट्रेड्स हैं या फीचर्स हैं, हाँ जी, या जो रोल्स हैं जो हाँ जी, डीसी ही कर सकता है, हाँ जी, और एडीसी एट द सेम टाइम वो रोल्स नहीं कर सकता, बिल्कुल। ये वाले इनके आपस में लिए या पूरे नेटवर्क की मशीन्स के लिए? अब आगे जाके बताऊंगा, क्लियर हो जाएंगे। आपस में भी हैं और पूरे नेटवर्क डिपेंडेंट भी हैं। लाइक यूज़र पासवर्ड चेंज करता है, ठीक है, इशू आ जाएगा। एडीसी के पास पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन का रोल ही नहीं है, ऑथेंटिकेट करवा देगा पुराने पासवर्ड से, क्योंकि इसके पास पुराना पासवर्ड तो पड़ा हुआ था। लेकिन अगर यूज़र है उसने पासवर्ड सिंक किया और यहाँ पे आगे जाके तब तो एक नया दूसरा एडीसी लगा हुआ था, अगली दफ़ा यूज़र की दूसरे एडीसी के पास चलेगी, दूसरे एडीसी को नहीं पता होगा कि इसने अपना पासवर्ड चेंज किया था, क्योंकि पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन कौन करवा रहा होता है, डोमेन कंट्रोलर आपका। अभी जाके आगे बात करता हूँ। लेकिन यूज़र, मैंने बताया कि यूज़र ऑथेंटिकेशन करवा देगा, लेकिन पासवर्ड चेंज करके आप ऑथेंटिकेशन करवाने की कोशिश करेंगे, क्वाइट पॉसिबल उसमें आपको इशू आना शुरू हो जाए, ठीक हो गया। तो अभी जाके क्या करते हैं, क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करते हैं,
ये क्लाइंट मशीन है, इस पर लॉगिन करते हो, देखते हैं ये डीसी से ऑथेंटिकेट करती है एडीसी से, एडीसी से ऑथेंटिकेट हो रहेगी तो हमारी लैब यहीं पे पूरी हो रहेगी। मैं यही आपको शो करवाना चाह रहा था, दोनों अलाइव हों तो एडीसी भी उसको ऑथेंटिकेट करवा सकता है। इसका मतलब से हमें साफ पता लग रहेगा ये लोड बैलेंसिंग भी हमारी हो रही है। ठीक है, तो इस मशीन पे लॉगिन करते हैं जाके। तो मेरे सेल्स अंडरस्कोर यूज़र 1 वाले यूज़र की प्रोफाइल बनी होगी यहाँ पे, उसी से लॉगिन करते हैं। नहीं तो नए यूज़र की से लॉगिन करेंगे फिर प्रोफाइल क्रिएट करेगा, टाइम लग देगा। यूज़र 2 आ रहा है, यहीं से लॉगिन करवा लेते हैं इसको। तो उसके लिए एक कमांड है, अगर आपने ये देखना हो आपके नेटवर्क में 5 डोमेन कंट्रोलर लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है 5 डोमेन कंट्रोलर लगे हुए हैं, इसका मतलब उनमें से डीसी एक ही होगा, 4 बाकी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो गए। तो अगर आपने ये देखना हो क्लाइंट ने ऑथेंटिकेट किसे किया है, नॉर्मली ट्रबल शूट में आपके हाई लेवल एंड पे जाके ट्रबल शूटिंग कहीं पे करनी होता है, तो तब आपके ये काम आ सकती है कमांड। लेकिन फिर भी मैं क्योंकि आपको शो करवाना चाह रहा हूँ कि देखो लोड बैलेंसिंग हो रही है, मैं लॉगिन करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ऑथेंटिकेशन किससे हुई है। तो सी एम डी पे स्टैंडर्ड यूज़र है, सी एम डी ओपन करने के राइट्स नहीं है, या मैंने उसे वैसे भी रन एज एडमिन किया था। तो उसके लिए कमांड है आई थिंक सेट लॉगऑन सर्वर, आई थिंक मुझे भी देखनी पड़ेगी। सेट अच्छा, इसमें इन्वायरमेंटल वेरिएबल डिफाइन नहीं है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल अब ये कमांड कहाँ पे पड़ी होती है देखनी पड़ेगी, इसमें देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएबल का आईडी है आपको? ऑप्शंस देखी हुई हैं इसकी, जो माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके आती हैं, प्रॉपर्टीज में जाके आगे तो एडवांस इन्वायरमेंट वेरिएबल वेरिएबल बेसिकली करता क्या है? इन्वायरमेंट वेरिएबल। पंगा नहीं लिया कभी इसके साथ, विंडो खराब कर बैठा था एक दफा, फिर पंगा नहीं लिया। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट की सेट स्पेस लोगन सर्वर, तो लोगन सर्वर क्या आ गया यहाँ पे DC1। इसका मतलब ऑथेंटिकेशन किसी हुई है इसकी, डीसी से हुई है, DC1 से। तो हमारा जो डीसी है, जो मेन डोमेन कंट्रोलर है, जो डीसी है डोमेन कंट्रोलर या पीडीसी भी जिसको कहते हैं, वो उसका नाम है DC1 है। तो जो एडीसी है उसका नाम हमने एडीसी ही रखा हुआ है। एक मैं और कमांड दिखाना चाहता हूँ आपको। तो इस टाइम ऑथेंटिकेशन कहाँ से हुई है, डीसी से। GP_R भी, अगर आपने ये देखना होगा ग्रुप पॉलिसीज वगैरह डीसी से पुश होंगी कि एडीसी से पुश होंगी, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। GP_R करेंगे उसे, ये देखिए ये भी चीज़ पता लग जाती है, द यूज़र इज़ अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो यूज़र एक्टिव एक्टिव में किसकी सिक्योरिटी ग्रुप का मेंबर है वो यहाँ पे आपको बता देगा। इसके अलावा अगर जो जो ग्रुप पॉलिसीज पुश होंगी आपकी, आपको भी यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इस सब स्लैश जेड से भी आ जाती हैं स्लैश, उसमें, बल्कि ज्यादा हाँ डिटेल उसमें आती है। उसमें कंप्यूटर वाली यूज़र वाली सारी सेटिंग्स आ रही है उससे भी। वो थी GP अपडेट, GP रिजल्ट स्लैश आर थी वो कमांड स्लैश जी। तो ये GP रिजल्ट, हाँ GP रिजल्ट स्लैश आर मैंने लिखी है। इस तरह देखो ये कंप्यूटर सेटिंग्स आ गई आपके पास। ठीक है, यूज़र किस किस ग्रुप का मेंबर है वो आ गया, यूज़र सेटिंग्स आ गई आपके पास। ठीक है, इधर आई थी यूज़र का DN भी आ रहा था। ठीक है, देखो यूज़र का पूरा DN भी आ गया। और ये देखो ग्रुप पॉलिसी कहाँ से इस टाइम अप्लाई हुई है, डोमेन कंट्रोलर 1 से। ये आ गया कि DC से 1 से अप्लाई हुई है। यहाँ पे ADC भी आ सकता था कि ग्रुप पॉलिसी ADC ने अप्लाई की है यहाँ पे, या ADC से ऑथेंटिकेशन हुई है। तो इस टाइम एक तरीका है कि इसको लॉग ऑफ करके आप दोबारा से लॉगिन करते हैं, हो सकता है इसकी रिक्वेस्ट एडीसी के पास चली जाए, और वहाँ पे यहाँ पे ये CMD में दिखाते कि एडीसी से ऑथेंटिकेशन हुई है अभी। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, हो सकता है दोबारा रिक्वेस्ट इसका कॉन्टैक्ट दोबारा डीसी से हो दे, तो वहाँ पे डीसी ही शो करेगा। मैं इसको फिलहाल क्या कर रहा हूँ, पोज कर रहा हूँ यहाँ पे। पोज का मतलब कि इस वक्त नेटवर्क पे अवेलेबल नहीं है और ये मशीन डाउन है, और एडीसी पे कोई रोल ट्रांसफर नहीं किया, डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो इसका मतलब देखते हैं कि एडीसी बैकअप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैकअप सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब यही है ना कि वो यूज़र आए तो ऑथेंटिकेशन उनको करवा रहा हो। हमारे नेटवर्क में जितनी LDAP के थ्रू ऑथेंटिकेशन हो रही है वो सक्सेसफुल होती रहे, इन केस डोमेन कंट्रोलर आपका डाउन हो फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर ज़्यादा देर के लिए डाउन होगा तो कुछ इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, आगे जाके मैं डिस्कस करता हूँ उसको। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, दोबारा लॉगिन करता हूँ इसी यूज़र से।
अब इशू ये इस मशीन पे DNS अपने वो ADC वाला देना चाहिए था। देखते उसको डोमेन कंट्रोलर मिलता है कि नहीं। हो सकता है इस पे जो DNS हमने दिया हुआ था वो दिया हुआ था DC वाला। प्राइमरी में डीसी वाला देंगे और सेकेंडरी में नहीं, जो सा मर्जी दे दो एडीसी आप, वाला। जो सा मर्जी दे दो। आगे जाके बताऊंगा मैं। DNS पढ़ेंगे तो आप देखना, अगर एक DNS डाउन हो प्राइमरी वाला तो रिक्वेस्ट सेकेंडरी पे चली जाती है। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी पे भी रिक्वेस्ट जा रही है, सेकेंडरी पे जा रही है। अगर प्राइमरी पे रिकॉर्ड नहीं मिला सेकेंडरी पे रहेगा। अगर प्राइमरी पे वो सर्वर डाउन है तब सेकेंडरी पे रिक्वेस्ट जाती है। अगर प्राइमरी सर्वर ऑनलाइन है और उसमें आगे कोई इशू है वो रिजोल्व नहीं कर पा रहा तो फिर सेकेंडरी पे नहीं जाएगी। तो इस पे लॉगिन हुआ, अभी देखते हैं जाके। लेकिन ये जो अभी हमारा केस है, हमने डीसी को डाउन कर दिया। हाँ सपोज रियल लाइफ में भी डीसी डाउन है, हाँ, मैं तो वही। इसलिए बेहतर नहीं था कि प्राइमरी में हम डीसी का दिया और सेकेंडरी में डीसी का। हाँ कोई नहीं, ये फॉर एग्जांपल प्राइमरी हमने डीसी का दिया होता ना फॉर एग्जांपल, और डीसी डाउन है तो और सेकेंडरी आपने एडीसी का दे दिया। और नो यूजुअली इस तरह किया रहता है, एडीसी डीसी का पहले दे दिया, एडीसी का, ये एडीसी का भी पहले दे दो, कोई इशू नहीं है। डीसी बंद हो गया आपका तो रिक्वेस्ट डीएनएस भी बंद है, जाहिर सी बात है। आप पे प्राइमरी डीएनएस जब बंद था उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक सेकेंडरी डीएनएस पे चली जाएगी, जो अल्टरनेट डीएनएस आपने डिफाइन किया होता है। ठीक हो गया। जैसे लोड बैलेंसिंग यहाँ से भी हो सकती है, हाँ डीएनएस से डीएनएस से। नहीं, वो और चीज़ है क्योंकि उसमें आप सेम डेटाबेस पड़ी हुई है ना यार उसके अंदर। तो हाँ वो डीएनएस की लोड बैलेंसिंग कह सकते हो आप, कि कुछ क्लाइंट्स को आपने डीसी का दे दिया आईपी और कुछ को एडीसी का दे दिया, वो डीएनएस की लोड बैलेंसिंग हो रही है कि सारी रिक्वेस्ट डीसी पे नहीं जा रही। लेकिन यूजुअली डीएनएस के ऊपर इतना आप 1000 रिक्वेस्ट भी भेज दे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क को फिर आप कह सकते हैं कि कुछ यूज़र को, क्योंकि डीएनएस के थ्रू जब डीएससीपी के थ्रू आप आईपी असाइन करेंगे वो तो प्राइमरी एक ही होता है ना। ऐसा तो नहीं कर सकते कुछ यूज़र को प्राइमरी कुछ को सेकेंडरी है, फिर आपको वही डिवीजन करनी पड़ेगी रिजर्व करके आईपी, या आपको अलहदा से पूल वो के जो सिस्को वाली डिवाइसेस हैं, या जो आपको मैंने बताया कि ऐसी डिवाइसेस जो विंडोज 7 की हैं उसके अंदर पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ती है आपको डीएससीपी में, या जिनके मैक एड्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इनको ये वाला डीएनएस आपने असाइन करना है। इस बेसिस पे डीएससीपी लेवल पे आके कर सकते हैं। वो डीएनएस की होगी लोड बैलेंसिंग, एक्टिव डायरेक्टरी की नहीं होगी, क्योंकि डीएनएस ए पे जाए या डीएनएस बी पे जाए रिक्वेस्ट, डेटाबेस तो सेम है आपकी। तो अभी देखो रिक्वेस्ट कहाँ पे चली गई है, लोगोन सर्वर कहाँ पे आ गया आपका, एडीसी। ठीक होगा, इसे क्या पता लगा है। हालांकि देखो मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि एडीसी के पास कोई रोल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं एडीसी वो परफॉर्म कर सकता है जब उसके पास ये वाले रोल ना हो। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन थी जो अभी तक मैंने यानी कि बहुत सारे यूज़र्स में देखी। फेसबुक पे भी एक लड़के ने आई थिंक कमेंट किया था, वो भी कह रहा था कि अगर डीसी डाउन हो रहे तो एडीसी बैकअप की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेगा। भाई एडीसी बैकअप यूज़र ऑथेंटिकेशन करवा रहा है, इसका मतलब बैकअप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है। जो डीसी परफॉर्म कर रहा था वो एडीसी भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया। तो देखो ये लोड बैलेंसिंग भी कभी मैंने एक थोड़ा सा सिनेरियो बताया, देखो डीसी डाउन हुआ तो एडीसी से ऑथेंटिकेशन इसकी हो गई है। ठीक है, अब डीसी को यहाँ से क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखो एक बात यार, ये रोल मैंने ट्रांसफर नहीं की है, और एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि एडीसी ऑथेंटिकेशन कब करवाएगा, जब मैं रोल ट्रांसफ़र कर दूंगा। डीसी से रोल छीन के मैंने एडीसी को दे दिया तब एडीसी ऑथेंटिकेशन करवाएगा। नहीं, एडीसी के पास देखो कोई रोल नहीं है फिर भी वो ऑथेंटिकेशन करवा रहा है। ठीक होगा, ये एक बात क्लियर होनी चाहिए आपको। मतलब डिफॉल्ट रोल्स हैं जो भी। जी बिल्कुल, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में भी आपको एक्चुअल में मिसकंसेप्शन यही थी कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होगा, ये डीसी डाउन है तो एडीसी ऑथेंटिकेशन नहीं करवाएगा जब तक रोल ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, तो रोल ट्रांसफ़र ना करें आप एडीसी तब भी ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। ऐसे कौन से काम हैं कि अगर डीसी डाउन हो जाए एडीसी वो नहीं करवा सकता, तो एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो मजबूर है कि जो डीसी है अगर डाउन है तो वो रोल एडीसी को असाइन करे। अगर वो एडीसी को रोल असाइन नहीं करता तो उसको नेटवर्क में क्या क्या इशू आएंगे, कब आएंगे, कितनी देर के लिए आएंगे। ठीक हो गया। तो अब अज्यूम करें आप ये डोमेन कंट्रोलर है आपका, ठीक है, ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन कंट्रोलर आपका हो गया डाउन। डोमेन कंट्रोलर डाउन होने के बाद आपने कहा कि मैं रोल ट्रांसफ़र एडीसी को नहीं करता, आपको फिज्मो रोल्स का नहीं पता था। कुछ ऐसे ऑपरेशन है मैंने बताया जो डीसी कर सकते, एडीसी नहीं कर सकता। डीसी डाउन था, अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ जाए तो इशू आएगा। अब देखते हैं वो ऑपरेशन कौन कौन से हैं।
जब ऑपरेशंस क्लियर होंगे आपको, फिर आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि मैंने कौन सा रोल एडीसी को कब असाइन करना है, और अगर डीसी कितनी देर के लिए डाउन होगा तो वो एडीसी को मैंने असाइन करना है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक चीज़ याद रखनी है, डीसी डाउन हो सकता है, इसके दो केसेस हैं। एक केसेस किया है प्लानिंग के साथ आपने डाउन किया, प्लानिंग के साथ डाउन का मतलब किया आपने सर्वर की रैम अपग्रेड करनी थी, कोई हार्ड डिस्क उसमें लगानी थी, रेट चल रहा है, रेट आपने रेट के अंदर एक हार्ड डिस्क और एक्सटेंड करनी है, कोई भी इशू है सर्वर में, कोई टेम्परेरी इशू आ गया, सर्वर की पावर सप्लाई ख़राब होगी, यानी कि मेंटेनेंस करनी है आपने डोमेन कंट्रोलर की। मेंटेनेंस का मतलब कि आपने फुल प्लानिंग के साथ ये काम करना है, और टेम्परेरी तौर पे कुछ घंटों के लिए आपने मेन प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर उसको डाउन करना है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर डाउन होगा तो इस केस में आप रोल ट्रांसफ़र करते हैं एडीसी के ऊपर, यानी कि उस दौरान हो सकता है आपने डीसी को डाउन कर दिया पूरे 6 घंटों के लिए, पूरे एक दिन के लिए, उस दौरान ऐसा कोई काम आ गया जो एडीसी नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है आपको एडीसी को उसकी एबिलिटी देनी पड़ेगी। उसके लिए क्या होगा, आप रोल ट्रांसफ़र करोगे, डीसी से वो रोल उठाओगे और एडीसी को दे दोगे, ट्रांसफ़र करोगे। ट्रांसफ़र में क्या होता है, जब डीसी अलाइव होगा आपका, आपने रैम अपग्रेड कर ली, सर्वर को ऑन कर दिया, सर्वर की पावर सप्लाई जी आपने मार्केट से परचेज करके लगा दी, डीसी अलाइव हो गया, तो अगर आपने रोल ट्रांसफ़र किए हुए थे एडीसी को, जाहिर सी बात है डीसी अप हो गया तो डीसी को ये रोल दोबारा मिल जाने चाहिए। ट्रांसफ़र के केस में रोल आप एडीसी को जब दोगे वो वापस डीसी को दे सकते हो, एक केस ये है। दूसरा केस क्या, रोल को सीज़ कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक रोल ट्रांसफ़र है, एक रोल सीज़ है। सीज़ क्या है, SEIZ। ट्रांसफ़र के केस में आप डीसी से अगर एडीसी को देते हो तो वो डीसी को दोबारा आप रोल दे सकते हो। सीज़ में क्या है, सीज़ तब करोगे आप अगर डीसी आपका परमानेंटली डाउन होगा, इसका मदरबोर्ड डेड है, इसकी हार्ड डिस्क थी वो पूरी की पूरी डेड होगी, और आपको कंफर्म पता है कि डीसी ने दोबारा अलाइव नहीं होना, ये परमानेंटली डेड हो गया मेरे नेटवर्क से, तो आप क्या करोगे, इस केस में रोल सीज कर दोगे। सीज का मतलब क्या है, वो रोल परमानेंटली आप एडीसी को असाइन कर दोगे। उसके बाद अगर डीसी आपके नेटवर्क पे आ भी जाता है तो आप वो रोल उठा के एडीसी से दोबारा डीसी को नहीं दे सकते, लेकिन अगर एडीसी को आप अलाइव कर भी दोगे, आगे जाके बताऊंगा कि आपकी एक्टिविटी पूरी की पूरी क्रैश कर जाएगी, क्योंकि अगर आपके नेटवर्क में दो ऐसे डोमेन कंट्रोलर हो जिन दोनों के पास 500 के 500 वो रोल या 500 ऑपरेशन पड़े हो, फिज्मो रोल्स पड़े हो, तो आपका एक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर सीज कर देंगे रोल्स दोबारा आप डीसी को नहीं दे सकते। ट्रांसफ़र में और सीज में क्या फ़र्क था, ट्रांसफ़र कब करोगे, जब आपने मेंटेनेंस करनी है। सीज कब करोगे, जब आपको पता है कि जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से नेटवर्क पे कभी नहीं आना, वो परमानेंटली डेड हो गया, तो आप सीज कर दोगे। सीज में आप वापस अगर डीसी को दोबारा से रोल असाइन नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हाँ जी, दूसरे केस में जिसमें सीज वाला केस है हाँ उसके जी, अंदर तो जो एडिशनल वाला होगा वो प्राइमरी बन जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप जब यहाँ से 5 रोल, ये डाउन हो गया, आपने 5 के 5 रोल एडीसी को दे दिए, अब एडीसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, और आपको अपने नेटवर्क में अगर कोई और एडीसी नहीं लगा हुआ, आपको एडीसी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो ऑलरेडी एडीसी था कोई इशू नहीं, अगर 3 एडीसी थे किसी एक को आप वो डोल दे सकते हो, जरूरी नहीं है किसी एक स्पेसिफिक एडीसी को देनी है। अगर एडीसी डाउन हो गया, आपके नेटवर्क पे 3 एडीसी थे, तीनों में से किसी को भी दे सकते हो, जिसको दोगे वो डीसी बनेगा, बाकी दो डीसी वो डीसी बनेगा, बाकी 2 एडीसी रहेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल प्राइमरी बन जाएगा और वो एक्टिव मोड में आ जाएगा, क्लाइंट को वही सर्विस ही प्रोवाइड करेगा जो पहले वाला डीसी प्रोवाइड कर रहा था। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे, ऑपरेशन मास्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, इंटरव्यू में लाजमी एक क्वेश्चन इनमें से लाजमी पूछा रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा ही ना जाए। और जिनको इन रोल्स की समझ लग गई उसको कहते हैं उसको एक्टिव डायरेक्टरी की समझ लग गई, जिसको डीएनएस की समझ लग गई उसे कहते हैं उसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन समझ लग गई, उसको नेटवर्किंग सारी समझ लग गई। तो अगर आपको ये फिज्मो रोल्स ठीक आते हैं इसका मतलब आपको एक्टिव डायरेक्टरी आती है, अगर आपको डीएनएस आता है इसका मतलब आपको पूरी की पूरी नेटवर्किंग आ गई है। ठीक है, आगे क्या है, ऑपरेशन मास्टर्स भी कहते हैं इनको। ऑपरेशन मास्टर्स ऐसे ऑपरेशंस जिसको परफॉर्म करने का मास्टर है कौन, डीसी। ठीक है, कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं उनको परफॉर्म करने का मास्टर कौन है, डीसी। एडीसी उनको परफॉर्म करने का मास्टर नहीं है, वो ऑपरेट ही नहीं करवा सकते। इन्हें ऑपरेशन मास्टर्स भी कहते हैं, फिज्मो रोल्स भी कहते हैं, एफएसएमओ रोल्स, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल्स। ये दो नाम याद रखने, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है फिज्मो रोल्स या ऑपरेशन मास्टर्स के। हाँ जी, रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। ठीक है,
तो फिज्मो रोल्स है, ऑपरेशन मास्टर्स है। अब 5 ऐसे रोल्स हैं या 5 ऐसे ऑपरेशन मास्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ डीसी कर सकता है। ये रोल्स याद रखने हैं, 5 रोल्स हैं, 3 4 6 8 इस तरह नहीं, ये फिक्स हैं, 5 रोल्स हैं। ठीक है, 5 ऑपरेशन मास्टर रोल्स है, 5 फिज्मो मास्टर रोल्स है। वो कौन कौन से हैं? स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर 2, तीसरा रीड पूल मैनेजर या रीड मास्टर भी इसे कहते हैं, चौथा पीडीसी इमूलेटर, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर इमूलेटर, पांचवा आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। अब ये चीज़ याद रखनी है, एक मैंने लिखा है इसको में, इनकी डिवीजन बेसिकली की गई हुई है, फोरस वाइड ऑपरेशन मास्टर और डोमेन वाइड ऑपरेटिंग मास्टर ऑपरेशन मास्टर। फोरस वाइड का मतलब क्या है, मेरी वर्डिंग याद रखनी है। ठीक है, फोरस वाइड का मतलब क्या है, जहाँ पे फोरस्ट बनेगा वहाँ पे ये 2 रोल होंगे। मेरे ये लाइन याद करनी है मेरी वाली, जहाँ पे फोरेस्ट बनेगा वहाँ पे ये 2 रोल होंगे। इसका मतलब क्या, 1 पर फोरेस्ट, जहाँ पे फोरेस्ट बनेगा, जहाँ पे एक फोरेस्ट होगा उसके अंदर ये लाजमी 2 रोल होंगे। फोरेस्ट के अंदर के पूरे फोरेस्ट के अंदर ये 2 रोल लाजमी होंगे। जहाँ पे फोरेस्ट बनेगा, मैं फिर रिपीट करूँ, जहाँ पे फोरेस्ट बनेगा वहाँ पे ये 2 रोल होंगे। नीचे क्या, डोमेन वाइड ऑपरेशन, इसका मतलब क्या, जहाँ पे डोमेन बनेगी वहाँ पे ये 3 रोल होंगे। वर्डिंग याद होगी मेरी, जहाँ पे फोरस बनेगा वहाँ पे ये 2 रोल, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, जहाँ पे डोमेन बनेगी वहाँ पे ये 3 रोल, रीड पूल मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर और पीडीसी सिमुलेटर। इसको मैं पेंट के थ्रू यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ये बात समझ लगी तो आपको बाकी आगे भी समझ लग जाएगी। बड़े नेटवर्क में जहाँ पे काम करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको इन रोल्स के ऊपर। मैंने कहा कि जहाँ पे फोरस बना वहाँ पे 2 रोल जो ऊपर मैंने लिखे थे, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर। बाकी नीचे वाले डोमेन 3 मास्टर, 3 रोल किसके लिए थे, डोमेन के लिए थे। अब फॉर एग्जांपल आपने के एक डोमेन कंट्रोलर लगाया, ये डोमेन कंट्रोलर आपने नेटवर्क में लगा लिया। डोमेन कंट्रोलर लगाने से, ये पहला डोमेन कंट्रोलर है, अपनी लैब याद करने एक्टिव एक्टिव की स्टार्ट वाली। जैसे ही आपने पहला डोमेन कंट्रोलर लगाया तो क्या बना आपके पास, फोरस बना ना। ये मैंने फोरस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। जब फोरस बना तो आपने डोमेन भी बनाई थी, जाहिर है। ये क्लियर हुई है डायग्राम, ये फोरस है जो रेक्टेंगल में है, ठीक है, ट्राइंगल में डोमेन है, अंदर आपके पास डोमेन कंट्रोलर आ गया। तो इसका मतलब है ये, इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ, ये डोमेन कंट्रोलर है आपके पास। अब इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर बताओ कितने रोल होंगे, वर्ड्स मेरे याद रखने हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सर ये डोमेन कंट्रोलर है, इस डोमेन, मैंने कहा कि जहाँ पे फोरस बनेगा, जहाँ पे फोरस बनेगा वहाँ पे 2 रोल होंगे। इसके ऊपर जब जाके आपने एक्टिविटी इंस्टॉल की, उसका रोल ऐड किया और आपने फोरस क्रिएट किया, फोरस क्रिएट हुआ ना इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर फोरस नहीं क्रिएट हो रहा, इसकी वजह से हो रहा है। तो इसके ऊपर कितने रोल आ गए, 2 रोल आ गए। और जब फोरस क्रिएट हुआ, आपने डोमेन भी तो क्रिएट की थी पहले डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। जब डोमेन क्रिएट हुई, जहाँ पे डोमेन क्रिएट होगी, डोमेन कहाँ पे क्रिएट हो रही है, इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, इस डोमेन कंट्रोलर की वजह से डोमेन क्रिएट हो रही है, तो इसके ऊपर कितने रोल आ जाएंगे, 3 और। ऐसे नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब है कि 2 जो से रोल्स हैं पहले वाले, वो फॉरेस्ट की वजह से, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो फॉरेस्ट की, क्योंकि फॉरेस्ट बने हैं इस डोमेन कंट्रोलर की वजह से, फॉरेस्ट बने हैं, तो इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर 2 रोल होंगे फॉरेस्ट वाले। क्लियर, हर डोमेन के ऊपर, हर डोमेन यहाँ पे एडिशनल डोमेन भी लगाएंगे तो वही फॉरेस्ट वाले 2 नहीं, अभी मैं वो क्लियर करता हूँ, आगे नहीं जाना अभी, इस बात को क्लियर करो। इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आपने फोरस, इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जब आप एक्टिविटी इंस्टॉल की, इसके ऊपर फोरस क्रिएट हुआ, इसकी वजह से फोरस क्रिएट हुआ, फोरस इसकी वजह से क्रिएट हुआ था, तो फोरस वाले रोल इसके ऊपर आ जाएंगे 2। ठीक हो गया। अब जब फोरस क्रिएट किया, आपने डोमेन भी क्रिएट की, क्योंकि पहला डोमेन कंट्रोलर लगाओगे तो डोमेन क्रिएट होगी, 3 रोल वो वाले आ गए, तो टोटल आपके पास कितने आ गए यहाँ पे, 5 रोल्स। तो ऐसी डोमेन जो रूट डोमेन होगी, ये बात समझिए, रूट डोमेन जब लगाते हो आप, रूट डोमेन के अंदर जो पहला डोमेन कंट्रोलर होगा उसके पास 5 रोल पड़े होते हैं। क्यों, उसकी वजह से फोरस क्रिएट हुआ था और उसी की वजह से डोमेन क्रिएट हुई थी। तो कितने रोल इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, कितने रोल आ जाएंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 रोल्स। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक हो गया ये। अब अज्यूम करें आपने एक डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे छोटा सा लगा और एक डोमेन कंट्रोलर आपने यहाँ पे एक और लगा लिया। अब मुझे ये बताना है आपने, अगर ये इसका आंसर दे दिया, इसका मतलब आपको समझ लग गई है।
ठीक है, ये डोमेन कंट्रोलर आपने एक और लगाया जो ग्रे कलर में यहाँ पे मैंने ऐड किया दो। अब एक डोमेन कंट्रोलर है, ये मेरा क्या बन गया, ज़ूम करें, ये डीसी बन गया। ठीक है, डीसी के पास मैंने कहा कि 5 रोल है। 5 रोल क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से फोरस क्रिएट हुआ था, इसी की वजह से डोमेन क्रिएट हुई थी, इस वजह से इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर 5 रोल आ देंगे। इसका मतलब जो आपके पास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसके पास 5 रोल पड़े होते हैं। क्यों? फोरस भी उसी की वजह से क्रिएट हुआ, उसके ऊपर क्रिएट हुआ है, और डोमेन भी उसी के ऊपर क्रिएट हुई थी, इस वजह से उसके ऊपर 5 रोल आ गए। अब ये जो आपने दूसरा सर्वर लगाया है, इसे मैं कह देता हूँ एडीसी, इसके ऊपर कितने रोल पड़े होंगे? कोई इस भी नहीं, क्यों, ये बताओ आप। क्योंकि इसकी वजह से फॉरेस्ट नहीं बना। इसकी वजह से फोरस नहीं बना, क्यों? फोरस पहले से था, कोई रोल नहीं आया, 2 रोल ये वाले जो थे आपके ये माइनस हो गए। इसकी वजह से डोमेन बनी है, पहले ये बताओ। एडीसी की वजह से नहीं, नहीं बनी, एडीसी की वजह से कोई डोमेन ही नहीं बनी, तो इसके ऊपर कौन से रोल आएंगे? कोई रोल ही नहीं होगा इसके कोई ऊपर। रूल नहीं होगी। ये बात क्लियर होगी, इतनी क्लियर होगी, इसका मतलब आज का लेक्चर आपको समझ लगना स्टार्ट हो गया है। अब एक चीज़ का और ज़रा सोच के आंसर देना है। एक डोमेन आपने इस फोरस के अंदर एक और लगा ली, फोरस था, आपने डोमेन लगाई, आपको पता है डोमेन तब तक नहीं बनती जब तक आप उसके अंदर डोमेन कंट्रोलर नहीं लगा लेते। आपने एक डोमेन कंट्रोलर रोल लगा लिया यहाँ पे। अब बताओ इसके पास कितने रोल पड़े होंगे? जो ब्लैक कलर में लिखा है, ये जाहिर सी बात है डीसी है, ये भी डीसी इसके है। बाद 3 रोल, इसके बाद 3 रोल, क्यों? इसकी वजह से इसके ऊपर इसकी वजह फोरस तो से नहीं ना बना, फॉरेस्ट नहीं बना, लेकिन इसकी वजह से इसकी वजह डोमेन से बनी है। डोमेन बनी है। तो इसके पास कितने रोल होंगे सर? 3। इसके ऊपर मैंने लिख दिया इक्वल टू 3। अब अज्यूम करें यहाँ पे मैं एक और डोमेन कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ जाके, इसको मैं कह कोई देता भी हूँ नहीं ये होता क्या इसके है, बाद। ये एडीसी है फॉर एग्जांपल। जाहिर सी बात है ये बाद में लगाया आपने, ये इस डोमेन का एडीसी है। इसके पास कितने रोल होंगे? कोई भी नहीं। हाँ, इसके पास एक बात याद रखनी, एडीसी के पास कोई रोल नहीं होते बाय डिफ़ॉल्ट। डीसी के पास, रूट डोमेन के डीसी के पास 5 रोल होते हैं। अगर वो डोमेन पेरेंट डोमेन है और रूट डोमेन नहीं है, उसके डीसी के पास कितने रोल होंगे? 3। वर्ड्स याद रखने हैं, जहाँ पे फोरस बनेगा वहाँ पे 2 रोल आ जाएंगे, जहाँ पे डोमेन बनेगी वहाँ पे 3 रोल और ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों बन रहे हैं तो 5 रोल, अगर कोई भी नहीं बन रहा, ना फोरस बन रहा है ना डोमेन, तो कोई रोल नहीं। अगर डोमेन बननी है तो सिंपल 3 रोल। ये बात क्लियर हो गई है? अभी तो हमने एडीसी लगाया ना एक ही डोमेन के अंदर, उसकी वजह से ना फॉरेस्ट बना है ना डोमेन बनी है, बिल्कुल तो उसको कोई रोल भी नहीं है हमारे वाले एडीसी बिल्कुल के पास। बिल्कुल एग्जैक्टली इस सिनेरियो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। डीसी लगा हुआ था, डीसी लगाने की वजह से फोरस भी बना था, डोमेन भी बनी थी, तो डीसी के पास 5 रोल आ गए। जब हमने एडीसी लगाया उसकी वजह से ना फोरस बना है, क्योंकि एडीसी के ऊपर ना फोरस बना ना डोमेन बनी है, नहीं, तो क्या आ गया आपके सामने? कोई रोल नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर अगर मैं चाइल्ड डोमेन लगा देता हूँ इसके नीचे, चाइल्ड डोमेन लगाऊंगा, उस डोमेन के अंदर जो डोमेन कंट्रोलर लगेगा उसके पास कितने रोल होंगे? बस ठीक है, समझ लग गई इसका मतलब आपको। क्यों? वहाँ पे फोरस नहीं बना, डोमेन लेकिन बनी थी। ठीक है, और उसका जो एडीसी लगाऊंगा उसके पास कितने रोल हो गए? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। बस ठीक है, इतनी समझ लग गई, बस फिर आज की क्लास समझ लग जाएगी। यहाँ पे ही डायग्राम एक्सप्लेन किया है कि डीसी के पास 5 रोल होते हैं। इंटरव्यू का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा ही मशहूर किस्म का, कहते नहीं कि फिज्मो रोल की जब कोई बात करेगा पहला क्वेश्चन पूछेगा यार डीसी के पास कितने रोल होते हैं, तो आपने आंखें बंद करके कहना डीसी के पास 5 रोल होते हैं। एडीसी के पास कितने रोल होते हैं? 0 रोल होते कोई भी हैं, नहीं। कोई रोल नहीं होता। और आपको इतना पता हो, वो कहता है फिर आगे से फोरस वाइड कितने होते हैं, आपने कहा फोरस वाइड 2 होते हैं, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर। उसने कहा डोमेन वाइड कितने, आपने कहा 3 होते हैं, रीड मास्टर, पीडू सिमुलेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। और अगर वो कहता है कि डीसी के ऊपर 5 क्यों होते हैं, फिर आपने कहना भाई जब डीसी लगाते हैं आप रूट डोमेन के डीसी के अंदर, तो फोरस भी बनता है, डोमेन भी बनती है, इस वजह से जो रूट डोमेन का डीसी होता है उसके पास 5 रोल पड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं है, ये भी बात याद रख लें, ज़रूरी नहीं है डीसी के पास 5 रोल पड़े हों। अगर वो डीसी रूट डोमेन के फिर 5 रोल पड़े होंगे। ये देखो, ये पेरेंट डोमेन थी, रूट डोमेन नहीं थी, तो इसके डीसी के पास 3 रोल हैं। और यही वाले जो 2 रोल हैं वो इस डोमेन के जो यूज़र्स हैं इनको भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 2 रोल। क्योंकि ये फोरस वाइड है, फोरस वाइड का मतलब क्या है, पूरे फोरस को ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। डोमेन वाइड रोल्स का मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेन तक स्पेसिफिक है, इनका स्कोप अपनी डोमेन तक स्पेसिफिक है, अपनी डोमेन को ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी डोमेन के यूज़र्स को या डोमेन के डोमेन कंट्रोलर्स को। फोरस वाइड का मतलब क्या है, फोरस के अंदर जितनी डोमेन है सबको सर्विसेज प्रोवाइड करें। हालांकि ये जो 2 रोल्स हैं ये इस डीसी पे पड़े होंगे, लेकिन इस डीसी को अगर वो काम करना हो तो उसे
ये वाली डोमेन के डीसी को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ लाइन। अगर इस डोमेन के डीसी को कोई टास्क परफॉर्म करना हो, इन दो रोज का, आगे जाके मैं बताता हूँ इन दो रोज का क्या काम है, तो इसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा इस डीसी के साथ। ठीक है, अगर ये डीसी डाउन है आपका तो फिर ये वाला डीसी वो काम नहीं कर सकता। तो आपकी रूट डोमेन बहुत क्रिटिकल होती है। रूट डोमेन के अंदर क्यों क्रिटिकल है, उसके पास ये ऐसे दो रोल हैं, अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपके फोर्स के अंदर, अगर 10 डोमेन्स हैं उन पे वो काम करना पड़ जाता है, और रूट डोमेन का डीसी आपका डाउन है तो बहुत बड़ा डिजास्टर है आपके नेटवर्क पे। ठीक है, अब देखते हैं वो रोल कौन कौन से हैं। इतना आपको याद होना चाहिए, लोड बैलेंसिंग करता है और बैकअप की सर्विसेज देता है। अगर कोई रोल ना हो ऑथेंटिकेशन तब भी करवा देगा। अगर डीसी डाउन है तो कुछ ऐसे काम है जो एडीसी कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे काम है एडीसी नहीं कर सकता। वो कौन से काम मैंने बता दिए, फॉरेस्ट वाइड 2 काम है, डोमेन वाइड 3 काम है, वो 3 ऑपरेशंस हैं। अब देखते हैं पहले ऑपरेशंस को जाके। पहला ऑपरेशन, पहला ऐसा कौन सा काम है, पहला ऐसा कौन सा रोल है, उसे कहते हैं स्कीमा मास्टर। ये पूरे फॉरेस्ट में एक ही होगा। स्कीमा मास्टर से मैं जाने से पहले पहले मैं स्कीमा का बताऊंगा, स्कीमा क्या चीज़ है बेसिकली। ठीक है, स्कीमा का पता लगेगा फिर आपको स्कीमा मास्टर ज़्यादा क्लियर होगा। तो स्कीमा क्या है, अब स्कीमा को आई थिंक मैंने यहाँ पे इसका अलहदा से डिस्कस किया था, ये है यहाँ पे। तो व्हाट इज स्कीमा, तो स्कीमा आपको पता होगा, स्कीमा बेसिकली कहते हैं स्ट्रक्चर को। पहले भी लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, टेबल है। टेबल का जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा आप उसके अंदर डाटा पुट नहीं कर सकते। इतनी रोज हैं, इतना कॉलम्स हैं, कॉलम्स की हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स है लाइक एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर है, उसका आपने टेबल बनाना है कि इस कंप्यूटर के अंदर का मदरबोर्ड का मॉडल क्या है, इसकी रैम कितनी है, इसकी हार्ड डिस्क कितनी है, इसका चिपसेट कौन सा, इसमें कौन कौन से ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं, किस वेंडर का, डेल का, एचपी का। आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे, जब स्ट्रक्चर आपके पास होगा तब आप उसके अंदर डाटा पुट कर सकते हो। भी इसकी 10 GB रैम है, इसका प्रोसेसर क्वाड कोर है, कोर i5 है, ये डेल का सर्वर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होगा तो आपके पास डाटाबेस होगी। विदाउट स्ट्रक्चर डाटाबेस आपकी काम नहीं कर सकती। ये स्कीमा का कॉन्सेप्ट एक्टिव डायरेक्टरी तक लिमिटेड नहीं है। जो सी मर्जी डाटाबेस आप बना ले, जब तक आप उसका डेवलपर स्कीमा नहीं डिज़ाइन कर लेता, स्कीमा नहीं उसका क्रिएट कर लेता, स्कीमा डिफाइन नहीं कर लेता, तब तक वो डाटाबेस के अंदर अपना डाटा सेव नहीं करवा सकता। तो जब भी कोई डाटाबेस होगी उसका बैकएंड पे कोई ना कोई स्कीमा होगा। तो जो एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा, जाहिर सी बात है एक्टिव डायरेक्टरी की हम बात करें, इसी तरह एक्टिव डायरेक्टरी का भी स्कीमा होता है। एक्टिव डायरेक्टरी के स्कीमा की बात करें तो एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है, जो स्कीम है, उसके अंदर बेसिकली 2 चीज़ें सेव होती हैं। जाहिर सी बात है स्कीमा के अंदर मैंने बताया जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर भी कोई ना कोई चीज़ सेव होगी। अब एक्टिव डायरेक्टरी के स्कीमा की बात करें, एक्टिव डायरेक्टरी के स्कीमा के स्ट्रक्चर के अंदर 2 चीज़ें सेव होती हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्लासेस, दूसरी क्या होती है इसमें एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें सेव होती है, ऑब्जेक्ट क्लासेस, एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट क्लासेस की हैं, अभी मैं स्कीमा को ओपन करके दिखाता हूँ आपको, स्कीमा को कैसे ओपन करके देखना है। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पे आ गई। इंटरव्यू मैंने भी एक जगह पे दिया, वहाँ पे उन्होंने पूछा कि स्कीमा क्या है, स्कीमा के अंदर क्या सेव होता है, तो आपने सीधा कहना स्कीमा के अंदर 2 चीज़ें जाती हैं, ऑब्जेक्ट क्लासेस और एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट क्लासेस की है बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। लाइक यूज़र है, यूज़र एक अलहदा से क्लास है, ग्रुप एक अलहदा से क्लास है, कंप्यूटर अकाउंट जो है वो एक अलहदा से क्लास है, प्रिंटर अकाउंट क्रिएट करना है वो अलहदा से एक क्लास है। तो यूज़र एक अलहदा क्लास का ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर एक अलहदा क्लास का ऑब्जेक्ट है, ग्रुप एक अलहदा क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओयू एक अलहदा क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि एक क्लासिफिकेशन की गई है एक्टिव डायरेक्टरी में। वो थे बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स। तो आपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, आपने यूज़र अगर क्रिएट करना है तो यूज़र का ऑब्जेक्ट वहाँ पे पड़ा होगा स्कीमा के अंदर कि आप यूज़र क्रिएट कर सकते हो और उसके ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, तो तब आप यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हो ना। स्कीमा के अंदर पड़ा हुआ कि आप यूज़र क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब यूज़ के मैं एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट कि एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्कीमा है वो एक्सपेंडेबल है, यानी कि उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। आप अज्यूम करें कि मैंने बताया कि एक्टिव डायरेक्टरी एक डेटाबेस है, उसके अंदर आप डाटा सेव करवा सकते हैं। अज्यूम करें कि आप समझ लें कपड़े है, एक बंदा है कपड़ों का काम करता है, या कोई भी अज्यूम कर ली फर्नीचर की शॉप है उसकी, वो एक्टिव डायरेक्टरी को एज अ डेटाबेस यूज़ करना चाहता है। तो वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर फॉर एग्जांपल क्लॉथ क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकता है। वो यहाँ पे राइट क्लिक करे, कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आता है,
राइट क्लिक करता है यहाँ पे न्यू में जाके वो क्या करता है, यहाँ पे उसके पास आ जाएगी क्लोथ या कोई भी उसका कोई फ़ैन है, फ़ैन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, फ़ैन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों? उसकी क्लासिफिकेशन, वो क्लास डिफाइन ही नहीं की गई आपने स्कीमा के अंदर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आप नए टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें यहाँ पे, ठीक है, तो राइट क्लिक करके न्यू की आपको ऑप्शन है, तो वो कहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी आपको, स्कीमा के अंदर जाके। स्कीमा के अंदर आप जाके डिफाइन करोगे, जाहिर सी बात है ये एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, डाटाबेस। यहाँ पे आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं कह रहा हूँ बंदा कपड़ों का काम करता है, वो राइट क्लिक करके न्यू करता है, न्यू क्लोथ करता है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। जाहिर सी बात है उसके साथ कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी होगी। यहाँ पे मैं न्यू कर रहा हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी को लिमिटेड समझना के लिए यूज़र ऑथेंटिकेशन नहीं करवा रही, इसके साथ बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स में चले जाए, इसको एज पूरा का पूरा डाटाबेस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ये एक्टिव डायरेक्टरी मैंने कहा कि ये डाटाबेस के तौर पे काम कर रही है। जाहिर सी बात है इसके पास यहाँ पे एक दूसरा सर्वर पड़ा होगा जो आपका वेब सर्वर है। वेब सर्वर ने कोई डाटा लेना है, वेब सर्वर डाटाबेस पीछे से कौन सी यूज़ करेगा, एक्टिव डायरेक्टरी की। इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ कौन सा, मैं यहाँ पे सी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लोथ। ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया क्लोथ, क्लोथ के अंदर आ गया, इसकी प्राइस क्या है, ये इसकी क्वालिटी क्या है, ये परचेज कहाँ से हुआ, ठीक है, अब यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। एट्रीब्यूट्स क्या है बेसिकली स्कीमा के अंदर, क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स। एट्रीब्यूट से मुराद के जैसे यूज़र था, यूज़र की मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ यहाँ पे, तो आ जाता है यहाँ पे ये फर्स्ट नेम, ये इसका एट्रीब्यूट है, लास्ट नेम एट्रीब्यूट है। ये कहाँ पे सेव हुआ है बेसिकली, फर्स्ट नेम स्कीमा के अंदर जाके सेव हुआ है। ये अहमद जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्कीमा के अंदर नहीं गया हुआ, ये डेटाबेस की वैल्यू है। जबकि एट्रीब्यूट क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, या ये जो टैब आ रहे हैं आपके पास एड्रेस का, अकाउंट का, प्रोफाइल का, ये टैब आ रही हैं, इसके अंदर यूज़र प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा है, ये स्कीमा के अंदर गया हुआ है आपका, ये स्ट्रक्चर है। तो ये कहाँ पे जा रहा है। इसी तरह अगर क्लोथ आपने यहाँ पे डिफाइन किया और उसके अंदर आपने कहा कि क्लोथ की क्वालिटी ये है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ है, वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन कहाँ से गेट कर रही होगी वो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे उसने एंड यूज़र, उसने लॉगिन किया, यहाँ पे उसने कोई डाटा शो करवाना है, वो एक्टिविटी में जाएगी, यूज ऑब्जेक्ट को गेट किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखा, अच्छा जी ये वो उसने टाइप किया 7110 फॉर एग्जाम्पल, इस आईडी के एंगेज मुझे बताओ कौन सा कपड़ा पड़ा हुआ है, वो कहाँ से लिया, इसकी कॉस्ट क्या, इसकी क्वालिटी क्या है। तो यहाँ से वो डाटा आएगा, यहाँ पे वो एप्लीकेशन के ऊपर जो भी उसका GUI इंटरफेस होगा वहाँ पे वो विजिबिलिटी इसकी हो रहेगी। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आप अपना ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए चेंजेस कहाँ पे करनी पड़ेगी आपको, स्कीमा के अंदर जाके। इसी तरह आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी एक्टिव डायरेक्टरी है, यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र की पिक्चर नहीं लगा सकते। लोकल अकाउंट में क्या होता है, आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं, यूज़र की पिक्चर लगाते हैं, स्टार्ट में जाते हैं यहाँ पे तो यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है। तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर कोई नहीं आ रही होती बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट ऐसी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो चाहती है कि जब भी कोई यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी का लॉगिन करे, वो चाहता है कि जी उसकी वो कंपनी चाहती है उसकी पिक्चर शो, डिस्प्ले पिक्चर उसको आए, स्टार्ट में जाता है उसको उसकी अपनी पिक्चर शो। तो बाय डिफॉल्ट तो नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है, आपको पता होना चाहिए पॉसिबल है। कल को कोई कंपनी बात करती है यार एक्टिव डायरेक्टरी में होगा, आप कहते हो नहीं होगा, और बाइक से एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट करता है किसी कंसल्टेंट से, वो कहते हैं जी हम आपका स्कीमा एक्सटेंड कर देते हैं, पॉसिबल हो जाएगा। तो कम से कम आपको इतनी ना हो एक्टिव डायरेक्टरी के स्कीमा को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर कोई कस्टम रिक्वायरमेंट आती है, आप पिक्चर लगाना चाहते हैं, स्कीमा के अंदर जाके आप एक नया एट्रीब्यूट ऐड करें। एक यूज़र क्लास है, क्लास कौन सी है, यूज़र, उसके अंदर जाके एक नया एट्रीब्यूट ऐड करें, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर का, यहाँ पे ब्राउज का बटन ऐड करें। वो उसकी अपनी प्रोग्रामिंग है, इसके पीछे स्कीमा की अपनी लैंग्वेज है, एक्टिव डायरेक्टरी डेवलपर होते हैं, वो इसको स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे एक नया टैब ऐड कर देंगे, आप प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं लगा सकते। तो स्कीमा क्या है, स्कीमा बेसिकली क्या है, स्कीमा इज द प्लेस इन एक्टिव डायरेक्टरी वेयर टू थिंग्स आर सेव, ऑब्जेक्ट क्लासेस प्लस एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। समटाइम्स स्कीमा, एक तो स्कीमा के मैनुअली अपग्रेड करना, मैनुअली चेंज करना स्कीमा के अंदर जाके, एक चीज़ ही है। समटाइम्स स्कीमा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्कीमा को ऑटोमेटिकली अपग्रेड करती हैं, स्कीमा के अंदर नए एट्रीब्यूट्स ऐड कर देती है। लाइक आपने अपने नेटवर्क में एक्सचेंज सर्वर लगाया, माइक्रोसॉफ्ट का मेल सर्वर लगाया, अब माइक्रोसॉफ्ट के मेल सर्वर में जाहिर सी बात है आउटलुक है, आउटलुक के अंदर बाय डिफॉल्ट जब भी एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करते हैं, आउटलुक के अंदर प्रोफाइल पिक्चर का एक एट्रीब्यूट होता है जो एक्टिव डायरेक्टरी से आता है, वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर शो रहती है आपकी आउटलुक के अंदर, या जो भी मेल बॉक्स है आपका। तो जब भी आप एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करोगे, स्कीमा के अंदर जाके ऑटोमेटिकली वो एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाते हैं जो भी एक्सचेंज सर्वर को रिक्वायर्ड है। कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो एक्सचेंज सर्वर को चाहिए अपनी डाटाबेस को जो उसने एडी से गेट करने, तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट का स्कीमा एक्सटेंड हो रहा है। इसी तरह कुछ और भी चीज़ें अपने नेटवर्क में वो डिप्लॉय करें तो आपको एक्टिविटी का स्कीमा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, अब स्कीमा को ओपन कैसे करना है, बाय डिफॉल्ट स्कीमा की कंसोल डिसेबल होती है, स्कीमा की कंसोल शो नहीं हो रही होती, आपको उसको इनेबल करना पड़ता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। कोई ऐसा बंदा है वो आके स्कीमा की कंसोल एक्सेस करके कोई एट्रीब्यूट्स डिलीट ना कर दे, कोई
स्कीमा के अंदर कोड ना चेंज कर दे, प्रोग्रामिंग गलत ना कर दे। तो स्कीमा की कंसोल बाय और डिफ़ॉल्ट, भाई हाँ जी, हाँ जी। अब मैं क्लियर करता हूँ भैया, आके पहले स्कीमा को ओपन करके दिखाता हूँ, इससे अभी आगे जाके थोड़ी सी बात दिखा क्लियर करता हूँ। अभी ये देखो स्कीमा मैंने बताया, स्कीमा है क्या आवाज उसमें। कट रही है बहुत ज्यादा। हाँ मैं कह रहा हूँ स्कीमा, स्कीमा है क्या। ठीक है, स्कीमा के अंदर पड़ा क्या है, स्कीमा को ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब स्कीमा मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, ये कमांड है जो आप CMD में जाके, ठीक है, इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करें और स्कीमा का स्नैपिंग आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये कमांड एंटर करेंगे, स्कीमा की कंसोल रजिस्टर हो रहेगी, तो MMC में जाके स्कीमा की कंसोल आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी, एक्टिव स्कीमा। अदरवाइज यहाँ पे अगर विजिबल ना हो, इसका मतलब स्कीमा की कंसोल इनेबल नहीं है। तो मैंने इनेबल की हुई है। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर पे आ रहते हैं, MMC में जाते हैं, फाइल में जाके ऐड रिमूव स्नैपिंग, ये बिल्कुल ब्लैंक कंसोल है, इसके अंदर मल्टीपल कंसोल्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी। अच्छा, हम बेसिकली ADC के ऊपर है, तो ADC के ऊपर वो मैंने ऐड नहीं किया हुआ, DC के ऊपर मैंने इनेबल किया था। तो उसका आसान हल्के यहाँ पे देख भी लिए, ADC के ऊपर भी जाके रजिस्टर्ड कर लेते हैं इसको। ठीक है, डी ऐसा नहीं है कि DC के ऊपर आपने कंसोल इनेबल कर दी, ADC पे भी आ जाएगी, तो आपको उस पर अलग से जाके करवानी पड़ेगी ADC के ऊपर। तो यहाँ पे सक्सीडेड है, कैंसिल कर रहा हूँ इसको मैं, ताकि यहाँ पे अवेलेबल हो, ऐड रिमूव में जाता हूँ, अब हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए वो। तो ये देखो एक्टिव स्कीमा मेरे पास आ गया, इसको ऐड करें यहाँ पे, ओके करें। तो मैं स्कीमा में बताया था दो तरह, दो चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लासेस आ रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। क्लासेस से बनाते कौन कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर ये बेसिकली इसकी अपनी कोडिंग है, इसमें आपने कभी भी चेंजेस नहीं करनी, कभी भी प्ले नहीं करना। इसके जब भी चेंज करना है, एक्टिव डायरेक्टरी का जो भी डेवलपर है उसे हेल्प लेके, तो तब आपने यहाँ पे करना है न्यू क्लास क्रिएट करें फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको वार्निंग भी दे रहा है कि स्कीमा के अंदर जो भी चेंजेस की जाएंगी और परमानेंटली राइट हो जाएगी, और उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे फोरस के अंदर होता है। मैं बताया था स्कीमा कहाँ पे है, स्कीमा का इम्पैक्ट पूरे के पूरे फोरस के ऊपर होता है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे कोई क्लास डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने यहीं पे इसी एग्जाम्पल को समझ ले, आपने यहाँ पे आके एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर दिया या नया एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास डिफाइन कर दिया, अब यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर वाला एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे इस डोमेन के अंदर नहीं सिर्फ रहेगा। अगर यहाँ पे एक दूसरी डोमेन है, उसके अंदर डोमेन कंट्रोलर पड़ा हुआ था, तो उसके अभी आप यूज़र प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वहाँ पे भी यूज़र प्रोफाइल का एट्रीब्यूट आ गया होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो रेप्लीकेट होकर चेंजेस दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे भी आ जाएंगी। तो स्कीमा में जो चेंजेस की जाएंगी उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे फोरस पे होता है, इसलिए सोच समझ के यहाँ पे चेंजेस की जाती हैं। इसी ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो एट्रीब्यूट्स इनेबल हो, कस्टम रिक्वायरमेंट को याद है, आप R&D करेंगे तो आपको पता लगेगा ये वाला एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल स्टेट में पड़ा होता है, आप उसको इनेबल करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितने एट्रीब्यूट्स पड़े हैं सारे के सारे इनेबल हो, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो डिसेबल स्टेट में पड़े हुए हैं। फिलहाल स्कीमा को इतना था, जब भी चेंज करनी है आपने, डिवेलपर ही इसमें चेंज करता है। आपको इतना आइडिया होना चाहिए स्कीमा में बेसिकली जा क्या रहा है। अब आ रहे थे स्कीमा मास्टर की तरफ। इसी को ओपन करते हैं। अभी लिखा हुआ रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्कीमा अपडेट्स या मॉडिफिकेशन इन ए फॉरेस्ट। Any update or modification done to schema must go via the schema master domain controller. To make such updates या modification to the schema of a forest, an access has to be established with the schema master. इस बात को समझना है आपने। उसका मतलब क्या है कि ये फॉरेस्ट है आपके पास, ठीक है, फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट के अंदर आपके पास एक डोमेन पड़ी हुई थी, इस डोमेन कंट्रोलर के अंदर ये डोमेन कंट्रोलर आपके पास, इसके पास फॉर एग्जांपल एज्यूम करें 5 रोल हैं या स्कीमा मास्टर रोल भी इसके ऊपर पड़ा हुआ है। अब आप चाहते हैं स्कीमा के अंदर मॉडिफिकेशन करो, ठीक है, स्कीमा के अंदर ये बेसिकली क्या करे, स्कीमा को मॉडिफाई करने देता है, प्लस स्कीमा की जो अपडेट्स है उसको प्रोपागेट करता है दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स की तरफ। क्या मतलब, यहाँ पे एक दूसरी डोमेन थी, इसके अंदर इसका डोमेन कंट्रोलर था, ठीक है, स्कीमा और पूरे, भाई हाँ जी, एक क्वेश्चन था, सॉरी मैं काट रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, स्केमा के अंदर आपने बताया ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स, जी,
एट्रीब्यूट सेव होते हैं, ठीक है, बिल्कुल और ऑब्जेक्ट्स की क्लासेस सेव बिल्कुल। होती हैं, तो उनकी वैल्यूज नहीं स्टोर होती। वैल्यू तो एक्टिव वेट वैल्यू तो डाटाबेस में जा रही है एक्टिव डायरेक्टरी की, स्ट्रक्चर में नहीं जा रही, स्कीमा में नहीं जा रही वो वैल्यू। एक्टिव डायरेक्टरी की एन टी डी वो है एन टी डी एस डॉट डिट जो है वहाँ पे जा रही है एक्टिव डायरेक्टरी जो एक्चुअल डाटाबेस है। ठीक है, वो एनटीडीएस के अंदर स्कीमा की सारी वैल्यूज बिल्कुल अप्लाई स्कीमा हो रही समझ लो, हैं। स्कीमा चल रहा है, स्कीमा समझ लो आप, इसी तरह समझ लो बेस है, उसके ऊपर आपकी डाटाबेस पड़ी हुई है। बेस होगी तो आपकी डाटाबेस चलेगी, बेस खत्म तो डाटाबेस भी खत्म। ठीक हो गया। स्कीमा उसको बेसिकली फ्रेमवर्क दे रहा है बिल्कुल कि उस एग्जैक्टली ऐसा फ्रेमवर्क समझ लो, के एक ऊपर आप। फ्रेमवर्क है बिल्कुल, उसी के ऊपर आपकी डीबी चल रही है। स्ट्रक्चर है ना, एट्रीब्यूट्स होंगे, ऑब्जेक्ट क्लासीफाई करोगे तो आप वैल्यू सेव करोगे। ठीक है। ठीक हो गया। अब ये समझो कि ये डोमेन कंट्रोलर है। एक बात याद रखनी है, जो स्कीम है आपके नेटवर्क पे जितने डोमेन कंट्रोलर होंगे, चाहे वो डीसी है चाहे वो एडीसी है, आगे जाके आरओडीसी का पढ़ेंगे, चाहे वो आरओडीसी है, आपके नेटवर्क में पूरे फोरस के अंदर जितने मर्जी डोमेन कंट्रोलर हो, स्कीमा सबके ऊपर पड़ा होता है। पहली बात ये याद रखनी है, स्कीमा सबके ऊपर पड़ा होता है। स्कीमा में इसके ऊपर भी लिख रहा हूँ क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी इसके ऊपर भी पड़ी हुई है ना, इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर भी एक्टिव डायरेक्टरी पड़ी हुई है। इसके पास स्कीमा होगा तो एक्टिव डायरेक्टरी चलेगी, और एक्टिव डायरेक्टरी इसके ऊपर भी इंस्टॉल की हुई है आपने, इसके पास स्कीमा होगा तो एक्टिव डायरेक्टरी चलेगी। अब स्कीमा इसके पास भी, इसके पास भी है, और यहाँ पे ये भी कि अगर कोई नया डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक एडीसी आपने लगाया हुआ, तो स्कीमा इसके पास भी होगा, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी तब चलेगी अगर स्कीमा पड़ा होगा। एक बात याद रखनी है, इंटरनेट पे कोई आर्टिकल पढ़ोगे उधर लिखा होगा कि पूरे फॉरेस्ट में एक ही स्कीमा होता है, सिंगल स्कीमा होता है या सेम स्कीमा होता है। इसका मतलब कि ये समझना है, सेम स्कीमा का मतलब ये नहीं है कि पूरे फॉरेस्ट के अंदर वो एक ही डोमेन कंट्रोलर के ऊपर स्कीमा पड़ा होगा। तो अगर तो एक ही डोमेन कंट्रोलर के ऊपर पड़ा होता बड़ी खतरनाक किस्म की बात थी, ये डाउन हो जाता, और इसने ऑपरेट करना है इस डोमेन कंट्रोलर ने, जो स्कीमा तो इसके पास पड़ा हुआ था ये डाउन था, तो ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, इसके अलावा कोई दूसरी डोमेन में दूसरा डोमेन कंट्रोलर पड़ा हुआ है वो भी डाउन है। स्कीमा एक ही होता का मतलब ये है कि स्कीमा की डेटाबेस सेम होती है, सेम स्कीमा होता है। मतलब स्कीम का मतलब क्या है, ये जो स्कीम है इसी की कॉपी यहाँ पे पड़ी होगी, और इसी स्कीमा की कॉपी यहाँ पे पड़ी होगी, पड़ी सब डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर पड़ी होगी, पड़ी सब के ऊपर होती है, और सेम होती है। सेम का मतलब क्या है, डिटो कॉपी। ठीक है, इसकी कॉपी इधर पड़ी होगी, इसी की कॉपी इधर पड़ी होगी। ये बात क्लियर होगी। सिंगल स्कीमा का मतलब क्या है, सिंगल स्कीमा का मतलब है कि पड़ा सारों के ऊपर हुआ है, डेटाबेस स्कीमा की सेम है। ठीक है, ठीक है। अब फर्क क्या और है, भाई आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। आवाज़ काट रही है। ठीक है, तो बताया कि स्कीमा पड़ा सारे डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर पड़ा होता है, लेकिन सेम स्कीमा पड़ा होता है। सेम का मतलब सेम डेटाबेस होगी। ठीक है, एक अब फ़र्क क्या है, ये डीसी है फॉर एग्जांपल आपका, ठीक है, ये एडीसी है, ये भी आपका फॉर एग्जांपल डीसी है। जाहिर सी बात है डीसी होगा, ये आपकी रूट डोमेन है, यहाँ पे रूट में मेंशन भी कर देता हूँ, और ये सिंपल ये रूट नहीं है क्योंकि आपने बांध में लगाई, ये पेरेंट बन गई, ये पेरेंट डोमेन है, तो इसके पास भी डीसी है, ये भी डीसी है, इसके डीसी के पास भी स्कीमा पड़ा हुआ है। अब इसके पास कौन सा स्कीमा पड़ा होगा, बेसिकली यही वाला स्कीमा पड़ा होगा, और ये एडीसी, ये डीसी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने डीसी लिख दिया, ये एडीसी है, या डीसी भी लिख दे तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि है तो एडीसी भी बेसिकली डीसी ही होता है ना। एडीसी कर दें, डीसी कर दें, इसको एडीसी कर दिए यहाँ पे। अब इनके स्कीमा में फ़र्क क्या है, स्कीमा में फ़र्क इतना है कि इसके पास जो स्कीमा पड़ा होगा वो रीडेबल होगा, इसके पास जो स्कीमा पड़ा होगा वो रीडेबल होगा, जबकि इसके पास जो स्कीमा होगा वो जो रूट डोमेन का प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर था उसके पास राइटेबल पड़ा होता है। एक बात याद रखनी है, पूरे फोरस में राइटेबल स्कीमा एक ही डोमेन कंट्रोलर के पास पड़ा होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो रूट डोमेन के पहले डोमेन कंट्रोलर के पास होता है। ठीक हो गया, इनके पास भी स्कीमा पड़ा हुआ है, लेकिन किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, आर ओ में यहाँ पे लिख रहा हूँ रीड ओनली में। इसके पास भी स्कीमा पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, रीड ओनली फॉर्म में। पूरे स्कीमा में, पूरे फोरस में स्कीमा सेम होता है, हर डोमेन कंट्रोलर के ऊपर पड़ा होता है। सेम का मतलब क्या है, डेटाबेस सेम है उसकी, रीड ओनली फॉर्म में पड़ा होता है सारे डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर। राइटेबल एक ही डोमेन का जो रूट डोमेन का डोमेन कंट्रोलर है उसके पास पड़ा होता है। राइटेबल का मतलब क्या, अभी इधर राइटेबल का मतलब है जब भी आपने स्कीमा में कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो कहाँ पे होगी वो, इस डोमेन कंट्रोलर पे आके।
या अगर इस डोमेन कंट्रोलर पे आप जाते हो, लाइक आप इस पे आते हो, स्कीमा चेंज करने लगते हो। यहाँ पे रेड कलर में आता हूँ। पहले तो मैंने बताया कि स्कीमा इसके पास राइटेबल डोमेन कंट्रोलर पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर आके आप स्कीमा को डायरेक्ट राइट कर सकते हो। दूसरा मैंने कहा कि इसके ऊपर रीड ओनली है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर आते हो स्कीमा चेंज करना चाहते हो तो ये इसके ऊपर चेंज नहीं होगा डायरेक्टली, ये पहले इसके पास आएगा, इसे कॉन्टैक्ट करेगा, कहेगा मैं स्कीमा अपडेट करना चाहता हूँ, क्या मुझे परमिशन है, ठीक है। वो कहेगा जी तुम्हें परमिशन है। अगर तो जो यूज़र है जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, एक्टिव में जो बिल्ट इन कंप्यूटर होता है वहाँ पे एक स्कीमा का ग्रुप भी होता है, स्कीमा एडमन्स का। जो यूज़र उस ग्रुप का मेंबर होगा उसको स्कीमा को मॉडिफिकेशन करने के राइट्स होते हैं। और डोमेन एडमन जाहिर सी बात है, एंटरप्राइज एडमन फुल लेवल के एडमन होते हैं, उनको तो राइट्स होंगे, वो स्कीमा एडमन के भी मेंबर होते हैं। तो वो कहेगा हाँ तुम्हें स्कीमा को अपडेट करने की परमिशन मैं देता हूँ, तो कहेगा चलो स्कीमा को अपडेट कर लो। तो बेसिकली जो राइटेबल स्कीमा जो है, जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के पास पड़ा हुआ है, उसे कहते हैं, जिस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर राइटेबल स्कीमा पड़ा हो उसे कहते हैं, इसके ऊपर स्कीमा मास्टर का रोल पड़ा हुआ है। तो स्कीमा मास्टर क्या करता है, स्कीमा मास्टर इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्कीमा अपडेट्स, ठीक है, एंड द स्कीमा अपडेट सिंक्रोनाइजेशन विद द अदर डोमेन कंट्रोलर्स। अगर आपने स्कीमा को अपडेट करना है तो अगर आपका स्कीमा मास्टर वाला डोमेन कंट्रोलर डाउन है तो आप स्कीमा को अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस ये क्या करता है, अगर स्कीमा में कोई चेंज आती है उसको नेटवर्क में पड़े दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर भी प्रोपोगेट कर देता है। यहाँ पे एक डोमेन और थी, यहाँ पे एक नया डीसी, इस डोमेन का ये नया एक डीसी था। जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि स्कीमा का इम्पैक्ट क्या होता है पूरे फॉरेस्ट के ऊपर। यही वाला स्कीमा यहाँ पे भी पड़ा हुआ था, सेम कॉपी पड़ी हुई थी ना। जाहिर सी बात है जो चेंज यहाँ पे आया है वो चेंज इसको भी ये क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा। चेंजेस को क्या कर रहा है, स्कीमा की मॉडिफिकेशन को सिंक्रोनाइज करवा रहा है फॉरेस्ट के डिफरेंट डोमेन्स के डोमेन कंट्रोलर के साथ। प्लस जो स्कीमा मास्टर बेसिकली क्या कर रहा है, स्कीमा को राइट भी करने दे रहा है। अब अज्यूम करें यहाँ पे, इसको मैं डायग्राम नहीं कर रहा हूँ, आप कहते हैं कि ये डीसी था आपके नेटवर्क में, ये एडीसी था, सेम नेटवर्क था, ये डीसी डाउन हो गया, एडीसी अप है, ठीक है। आपने कोई रोल ट्रांसफ़र नहीं किया। अगर तो आपने, जाहिर सी बात है, नेटवर्क में कंपनी बनती है, कंपनी ख़त्म भी हो जाती है, 50 साल गुजर जाते हैं, पहली बार स्कीमा को अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी छोटी कंपनी में। इवन के बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती स्कीमा को अपडेट करने की। जाहिर सी बात है स्कीमा को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब स्कीमा मास्टर की भी ज़रूरत नहीं है आपको। इसका मतलब अगर आपने स्कीमा, आपका डीसी डाउन है और आपने एडीसी पे आए, यहाँ पे सारे काम कर रहे हो आप, सारे के सारे काम होंगे, उन कामों के अलावा जो नीचे भी मैंने 4 काम बताने हैं। अगर आपने स्कीमा अपडेट नहीं करना, आप कहते मैंने स्कीमा अपडेट ही नहीं करना, मैं रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो कोई इशू नहीं है आपको, रोल ट्रांसफ़र ना करो एडीसी के ऊपर। क्यों, आप कहते हैं यार मैंने तो स्कीमा अपडेट ही नहीं करना, मैं स्कीमा मास्टर का रोल इसको तब दूंगा जब मैं स्कीमा अपडेट करना होगा, और आपको ये कन्फर्म है मैंने स्कीमा अपडेट करना ही नहीं, तो आप इसको रोल, इसको ट्रांसफ़र या सीज ना करो, कोई इशू नहीं आएगा आपके नेटवर्क में, चाहे आपकी कंपनी 50 साल चलती रहे। आपको स्कीमा मास्टर, इसका मतलब होगा कि, यानी कि हालांकि आपके नेटवर्क में स्कीमा मास्टर की सर्विस डाउन थी फिर भी आपको कोई इशू नहीं आया, इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। ये इंपॉर्टेंट कब होगा, आपने अपने नेटवर्क में एक्सचेंज सर्वर लगाना है, एक्सचेंज सर्वर तो भाई स्कीमा को एक्सटेंड करना है, ठीक है, तो आप एक्सचेंज सर्वर नहीं लगा सकेंगे, या आपने कोई मैनुअली जाके स्कीमा को अपडेट नहीं करना, तो आप अगर रोल ट्रांसफ़र या सीज ना भी करें स्कीमा मास्टर के केस में आपको इशू नहीं आएगा, चाहे आपका नेट, आपका डीसी 50 साल डाउन रहे। ये बात क्लियर हो गई है। अगर स्कीमा मास्टर अवेलेबल नेटवर्क पे नहीं होता तो आपको इशू क्या आएगा, स्कीमा अपडेट नहीं होगा। अगर आपने स्कीमा अपडेट करना ही नहीं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है रोल ट्रांसफ़र या सीज करने की। ये बात क्लियर होगी स्कीमा मास्टर की, ठीक है। स्कीमा जब भी अपडेट करना है स्कीमा मास्टर का अलाइव होना ज़रूरी है, अलाइव होगा तो स्कीमा के अंदर आप डाटा राइट करवा सकते हो। लेकिन अगर स्कीमा मास्टर डाउन है आपका, आप कहते हो मैंने स्कीमा एक्सटेंड नहीं करना, तो आपको ये यानी कि इशू नज़र ही नहीं आएगा, आपको लगेगा नेटवर्क बिल्कुल स्मूथ चल रहा है आपका, हालांकि स्कीमा मास्टर डाउन है, क्योंकि आपने वो टास्क करना ही नहीं था, जब वो काम करना ही नहीं आपने, तो आपको जब काम ही नहीं करना तो आपको उसका इशू भी नहीं नज़र आएगा। ये था स्कीमा मास्टर का काम। स्कीमा मास्टर क्या कर रहा है, स्कीमा को अपडेट कर रहा है, प्लस उसको सिंक्रोनाइज कर रहा है फॉरेस्ट के अंदर दूसरे डोमेन कंट्रोलर के साथ। और फॉरेस्ट के अंदर स्कीमा सारा को सारा सेम होता है, सिंगल स्कीमा होता है। सिंगल का मतलब सारे डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर सेम डाटाबेस स्कीमा की पड़ी होती है, लेकिन राइटेबल सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे पड़ी होगी। कहाँ पे, रूट डोमेन के डोमेन कंट्रोलर के पास, जो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है। अब आगे आ रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। आप क्या तो आप रोल ट्रांसफर या सीज नहीं करोगे, डीसी डाउन हो गया, आप रोल ट्रांसफर या सीज स्कीमा मास्टर वाला ना करो, कोई इशू नहीं आएगा आपको।
ये बात क्लियर होगी। इशू कब आएगा मैंने बता दिया, जब आपने एक्सचेंज सर्वर लगाना है या स्कीमा को मैनुअली एक्सटेंड करना है। आगे आता है डोमेन नेमिंग मास्टर। ये भी इतना, ये जो दो रोल हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं का मतलब क्या है कि हो सकता है आपके नेटवर्क में 50 साल डीसी डाउन रहे और ये जो दो रोल थे आपने ये काम करने ही नहीं थे, आपको कोई इशू भी नहीं आएगा। लेकिन आगे जाके मैं बताऊंगा ऐसे 2-3 रोल आगे ऐसे हैं, अगर आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो आपको इशू आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो नेटवर्क में यूजुअली वो टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं आपको, या ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। तो ये भी कहाँ पे होता है, इसका इम्पैक्ट भी पूरे के पूरे फोरस के अंदर होता है। डोमेन नेमिंग मास्टर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है आगे जाके इसको समझते करता है कि बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है डोमेन क्रिएशन या डोमेन डिलीशन का। आपके पास फोरस था, आपने फोरस के अंदर एक नई डोमेन लगानी है, ठीक है। नई डोमेन लगाने के लिए किसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, डोमेन नेमिंग मास्टर वाले सर्वर से। और डोमेन नेमिंग मास्टर वाला रोल किसके पास पड़ा हुआ होता है, बाय डिफॉल्ट रूट डोमेन के फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर के पास। तो अगर आपने अपने नेटवर्क में कोई नई डोमेन लगानी है तो किसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, डोमेन नेमिंग मास्टर वाले सर्वर से। मुझे परमिशन है डोमेन लगाने की, या अपने नेटवर्क से कोई डोमेन रिमूव करवानी है आपने, या ये कन्फ्लिक्ट होने से भी बचाता है डोमेन नेम को। लाइक हमारी डोमेन चल रही है techlinks.local ऑलरेडी, आप फोरस के अंदर एक नई डोमेन बनाते हो और उसका नाम भी techlinks.local रखने की कोशिश करते हो, लेकिन आप रखोगे तो आपको साथ ही मैसेज आ जाएगा कि ये वाले डोमेन नेम आपके नेटवर्क में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अपने आपके फोरस के अंदर इस डोमेन नेम को चेंज करो। तो जो डोमेन नेम है, डोमेन की क्रिएशन का, डोमेन की रिमूवल का, ये डोमेन नेम कन्फ्लिक्ट होने से बचा रहा है कि जो ऑलरेडी डोमेन एग्जिस्ट है वो डोमेन दोबारा से ना हम क्रिएट कर सके। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, डोमेन नेमिंग मास्टर। तो अगर आप कहते हैं कभी डीसी डाउन हुआ, आप एडीसी के ऊपर डोमेन नेमिंग मास्टर का रोल ट्रांसफर या सीज ना करें, आपको कोई इशू नहीं आएगा। इशू कब आएगा, अगर आपने कोई नई डोमेन लगानी है, या एक नई डोमेन को आपने एक डोमेन पहले से लगी हुई जिसको रिमूव करना है आपने, तो तब आपको डोमेन नेमिंग मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में डोमेन नेमिंग मास्टर आपका लाइव होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है आसिम। क्रिएशन और डिलीशन में ही है बस, बिल्कुल, इसका क्रिएशन रोल। और डिलीशन, बिल्कुल। जब आपने डोमेन क्रिएट करनी है नहीं, या कोई एग्जिस्टिंग डोमेन को रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको डोमेन नेमिंग मास्टर के पास जाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली बैकएंड पे एक सारा हो रहा होता है, डोमेन डिलीट करोगे ऑटोमेटिकली डोमेन नेमिंग मास्टर से वो कॉन्टैक्ट किया जाएगा। वो देखेगा अच्छा डोमेन नेमिंग मास्टर, उसको कहेगा हाँ तुम्हें अलाउड डोमेन रिमूव कर दो या डोमेन ऐड कर दो। नहीं, अगर आपने अपने नेटवर्क में नई डोमेन लगानी ही नहीं, फोरस के अंदर कोई रिमूव करनी ही नहीं, तो आपको इस रोल की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। ठीक होगा। तो इसका मतलब था कि ये जो फोरस वाइड थे, इसका इम्पैक्ट क्या पूरे फोरस में हो रहा है। जाहिर सी बात है, आप नई डोमेन जब लगाओगे उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है, पूरे फोरस में आ रहा है। तो अगर आपके नेटवर्क में डोमेन नेमिंग मास्टर वाला सर्वर डाउन है, स्कीमा मास्टर वाला सर्वर डाउन है, तो आपको कोई इशू नहीं है अगर आपने ये दो काम परफॉर्म करने हैं। कौन सा, स्कीमा एक्सटेंड वाला और डोमेन क्रिएशन डिलीशन वाला। लेकिन आगे चलते हैं, जो मैंने बताया थे आगे 3 काम ऐसे हैं जो डोमेन वाइड ऑपरेट हो रहे होते हैं। हर डोमेन का जो डोमेन कंट्रोलर होगा वो ये 3 काम कर रहा होता है। अगर ये 3 काम करने वाला डोमेन कंट्रोलर डाउन हो तो आपको इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ये समझ लो एडमिनिस्ट्रेटर को मजबूर कर देता है रीड मास्टर वाला जो रोल है कि वो एडीसी को ये वाला रोल असाइन करें। आप ऊपर वाले ना असाइन करें कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपका डीसी डाउन है और लंबे अरसे के लिए डाउन है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो गए, फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका डोमेन कंट्रोलर डाउन है और आप एडीसी को रोल ट्रांसफर या सीज नहीं करते, आपको नेटवर्क में इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब बेसिकली देने रीड मास्टर करता क्या है, ये देने रीड मास्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अलॉट अ पूल ऑफ रीड अलॉट अ पूल ऑफ रीड टू ऑल डोमेन कंट्रोलर्स इन अ डोमेन। ये क्या करता है बेसिकली, रीड का जो पूल है, अभी मैं बताता हूँ रीड क्या है। रीड का जो पूल है वो आपके नेटवर्क में पड़े हुए जितने डोमेन कंट्रोलर थे उनको पूल अलॉट करता है। अब क्वेश्चन ये रीड क्या है, ठीक है। रीड बेसिकली कम्बिनेशन है डोमेन नेम प्लस सीड। आपको मैंने बताया था जब भी कोई यूज़र अकाउंट या कोई सिक्योरिटी ग्रुप आप क्रिएट करते हैं तो बेसिकली वो यूज़र नेम आप जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम देते हैं वो तो हमारी आसानी के लिए ना, बैकएंड पे जो सिक्योरिटी लग रही होती है, यूज़र के ऊपर परमिशन ग्रांट करते हैं, वो बेसिकली सीड के ऊपर लगती है। सीड को कहते हैं सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। ठीक है, ये सिक्योरिटी आइडेंटिफायर का ये मैंने नीचे एक सैम्पल यहाँ पे स्नैपशॉट लेके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये सीड आ रहा है। सीड की एक रैंडम सी एक आईडी है लंबी सी, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। जब भी परमिशन लगेगी वो बेसिकली सीड के ऊपर लग रही होती है। अगर आपका यूज़र का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम री नेम भी कर दें तो उसकी परमिशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। क्यों, उसकी परमिशन किस पे लग रही होती हैं, बेसिकली इस सीड के ऊपर।
अब जब भी कोई आप यूज़र क्रिएट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसको सीड भी चाहिए। आपने कोई ग्रुप क्रिएट किया सिक्योरिटी ग्रुप, उसको सीड भी चाहिए, ठीक है। क्यों? उसके ऊपर परमिशन ग्रांट करनी है ना, आपने सिक्योरिटी के टैब में जाना है, आपने परमिशन ग्रांट करनी है, परमिशन ने तो सीड के ऊपर असाइन होना है। तो उसके लिए क्या है, बेसिकली रीड मास्टर आपके नेटवर्क में जितने डोमेन कंट्रोलर्स होंगे उनको इस सीड का, रीड का बेसिकली इस रीड का एक पूल एलोकेट कर देता है। मतलब कि एक आपने यूज़र क्रिएट किया फॉर एग्जांपल। उमर भाई हाँ जी। 2 सेकंड में क्वेश्चन था। हाँ जी। ये आपने शुरू में बताया था ट्रांसफर का और दूसरा था सीज का। हाँ जी। वो ये रेट के अंदर होता है, रेट से स्टार्ट हो रहा है वो कॉन्सेप्ट हमारा, ये वाला नहीं नहीं नहीं, जो वो यार वो आप जो 5 के 5 रोल है ना, ये ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ये सीज भी कर सकते हो। मतलब अच्छा आपका डोमेन कंट्रोलर परमानेंटली डाउन हो गया, आपको पता नहीं वापस नहीं आ रहा, आप रोल सीज कर दो। सीज का मतलब एडीसी को आप परमानेंटली डीसी बना दो। वो एक अलग केस है बिल्कुल। उसका पाँच ही के पाँच पे अप्लाई हो रहा हूँ। 5 के 5 पे अप्लाई हो रहा है। वो 5 के 5 आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, 5 के 5 सीज भी कर सकते हो, कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हो, कुछ सीज कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यूजुअली किया नहीं जाता, यूजुअली इसी तरह किया रहता है, 5 के 5 ये ट्रांसफ़र कर दो या 500 के पास सीज़ कर दो। ट्रांसफ़र कब करनी है आपको पता है, डीसी ने लाइव हो जाएगा मेंटेनेंस के लिए। सीज़ कब करोगे आपको पता है, इसने वापस नहीं आना, एडीसी को डीसी बना दो। एडीसी को डीसी बनाने के लिए आपको 5 के 5 रोल दोगे, ये साइन कर दोगे, वो उसको ऑटोमेटिकली वो डीसी बन देगा। अब मैंने कहा कि ये एलोकेट करता है, अलॉट करता है रीड पूल, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, रीड इज़ ए यूनिक आईडी दैट इज असाइन टू द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको आईडी असाइन हो जाती है। डोमेन कंट्रोलर दैट हैज रीड मास्टर रोल डिस्ट्रीब्यूट्स पूल ऑफ रीड्स टू ऑल अदर डोमेन कंट्रोलर्स। डोमेन कंट्रोलर विल नॉट रीन्यू रीड पूल आईडी इफ रीड पूल मैनेजर डोमेन कंट्रोलर इज नॉट अवेलेबल। ये बात समझनी क्योंकि बहुत क्रिटिकल है ये वाला, ठीक है, रीड मास्टर वाला। ये बात समझनी है, इंटरव्यू में पूछा जाता है अगर रीड मास्टर डाउन हो जाए आपको क्या इशू आएगा। ये डायग्राम यहाँ पे समझनी है आपने थोड़ी सी। ये डोमेन कंट्रोलर है आपके नेटवर्क पे, ठीक है, डीसी था, ये एडीसी था आपके नेटवर्क पे। डीसी आपका हो गया फॉर एग्जांपल डाउन। अभी डाउन से पहले बात करते हैं रीड की। फॉर एग्जांपल ये डीसी आ, ठीक है। जब ये डीसी है इसका मतलब ये इसके पास रीड पूल मैनेजर का रोल है। जब आपके अपने नेटवर्क में इसको एडीसी लगाओगे कि नहीं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडीसी, तो एडीसी ने भी क्या करना है, नया यूज़र बनाना है। आपको मैंने बताया था ये भी राइटेबल है, और मैंने नया यूज़र का अकाउंट क्रिएट करके, नया यूज़र अकाउंट क्रिएट करके दिखाया था, नया ग्रुप क्रिएट करके दिखाया था। अब जाहिर सी बात है भाई नया यूज़र बनाएगा, अब यूज़र को क्या असाइन करनी है इसने, बेसिकली रीड असाइन करनी है। रीड मैंने कहा कि किसका कम्बिनेशन है, डोमेन नेम प्लस एक सीड का। बेसिकली डोमेन नेम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ऐसा भी तो हो सकता है आपके फोरस में एक दूसरी डोमेन है, उसने सेम पूल असाइन कर दिया कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक तुम असाइन कर सकते हो। यूज़र क्रिएट करोगे तो इस रेंज में से इस रेंज तक ये वाली आईडी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके ये एक डोमेन है फॉर एग्जांपल ये वाली, फॉर इसने भी सेम, इसके रीड पूल मैनेजर ने भी सेम एसआईडी असाइन कर दी पूल अपने अपने एडीसी को, इसने भी सेम असाइन कर दिया, तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना। इसके पास भी सेम रेंज है, इसके पास भी सेम रेंज है, तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली उससे पहले डोमेन नेम लगा दी जाती है। डोमेन नेम बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर देती है। अगर दो रीड मास्टर दो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर पड़े हुए रीड पूल मैनेजर है, अगर सेम रेंज साइन कर दें सीड की, तो डोमेन नेम की वजह से वो डिफ्रेंशिएट कम से कम हो रहे हो, ठीक है। तो ये डीसी आपके पास, ये एडीसी। अब एडीसी ने भी नया यूज़र अकाउंट बनाना है, नया कंप्यूटर अकाउंट बनाना है। तो जैसे ही एडीसी आप लगाते हो, ये जो डीसी है ये ऑटोमेटिकली इसको क्या साइन कर देता है, एक अलॉट कर देता है रीड रेंज, पूल ऑफ रीड, ठीक है। जो भी ये एस आई डीज आ रही हैं आपके पास यहाँ पे, इसको एक रेंज, एक पूल है, रैंडम सी आईडी है, ठीक है। अपना सिंटैक्स है इसका, एक अपने एल्गोरिथम चल रहा है, जनरेट कर रहा है पीछे, इसका एक पूल असाइन कर देगा। पूल के अंदर मल्टीपल आईडीज़ हैं, मुझे श्योर नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आई थिंक 500 आईडीज़ होती हैं, 500 एसआईडीज़। इसका मतलब कि 500 आईडीज़ ये एडीसी क्या कर सकता है, 500 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है जो सीड डिपेंडेंट है। तो एडीसी ये डीसी के ऊपर क्या था, पीडीसी सॉरी रीड मास्टर रोल पड़ा हुआ था। एडीसी जैसे ही लगाया इसने इसको एक पूल अलॉट कर दिया, भाई यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल 500 तक तुम इतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अब एडीसी के ऊपर आप जाके नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, एस आई डी 1 यूज़ होगी, एस आई डी 2 यूज़ होगी, 3 यूज़ होगी, 4 यूज़ होगी, एंड सो ऑन 500 यूज़ होगी। जब 500 यूज़ होगी और ख़त्म हो गया पूल, तो ये एडीसी दोबारा इसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरे पास पूल ख़त्म हो गया, मुझे नई आईडी तुम असाइन करो, नया पूल एक
असाइन करो। तो डीसी कहता है अच्छा तुम्हारे पास पूल ख़त्म हो गया, अच्छा ये लो तुम मेरे से नया पूल ले लो। कौन कहता है? रीड पूल मैनेजर अलॉट कार्ड है पूल किसका? सीड का अदर डोमेन कंट्रोलर्स को। और यहाँ पे अगर नया डोमेन कंट्रोलर एक और पड़ा हुआ है तो इसको भी ये साइन करेगा ये। ठीक है, तो कि तुम्हारे तो जब इसके ऊपर आके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो रीड पूल मैनेजर इसको भी एक पूल अलॉट कर देगा। अब अज्यूम करें आपके नेटवर्क में डाउन हो, आपका डीसी डाउन हो गया। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लूँ डायग्राम थोड़ी सी, पॉइंट समझ है बस। आपका डीसी डाउन हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अगर 500 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा लेकिन 500 ही शायद है, आप इंटरनेट पे देख लेना एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। रीड पूल जो सीड की जो रेंज साइन करता है पूल में कितनी सीड होती हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अभी ज्यूम करें 500 ही है और 500 ही आई थिंक होती है। 499 फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके थे एडीसी के ऊपर और एडीसी ने 499 जो सीड थी वो यूज़ कर चुका था। आपका एडीसी डाउन हो गया, आपने एक यूज़र अकाउंट क्रिएट किया तो आपके पास जो थी सीड पूरी की पूरी 500 होगी, ऐसे ही है। अब उसके बाद आप एडीसी के ऊपर आते हो, नया यूज़र अकाउंट या नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ, वो बन जाएगा? पहले ये बताओ, डीसी डाउन है आपका, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो इस केस में मजबूरी नहीं आ गई आप यार, आप छोटा सा काम करना है, आपने एक नया यूज़र अकाउंट बनाना है, एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, आपका डीसी डाउन है, आप कहते हो मैं एडीसी पे आके नया यूज़र अकाउंट बनाओ, नहीं बन रहा। क्यों? इसके पास जो सीड की जो रेंज थी वो ख़त्म हो गई हुई है। तो ये कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा अपने डीसी के साथ, डीसी तो डाउन है। जब डीसी डाउन होगा तो ये यूज़र अकाउंट नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता। ओयू वगैरह क्रिएट कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप भी क्रिएट कर लेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकेगा जो सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। लाइक यूज़र अकाउंट है, सिक्योरिटी ग्रुप है आपका, ओयू क्रिएट हो रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप भी क्रिएट हो रहेगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली क्या ये रीड पूल मैनेजर क्या करता है? अलॉट करता है रेंजेस को, सीड की डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे डोमेन कंट्रोलर्स को। लेकिन अज्यूम करें अभी यहाँ पे डायग्राम फिर क्लियर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डीसी डाउन है आपका, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 यूजर्स कौन सा आपने पहले तो अजम्पशन मैंने की थी कि 499 यूज़ थे, आपने नया यूज़र अकाउंट बनाया तो क्या था? वो नहीं बना, एक बन गया दूसरा नहीं बना, क्यों? वो 501 में नंबर पे चला गया और नई एसआईडी नहीं पड़ी हुई थी। उस केस में आप मजबूर हो जाएंगे एडीसी को कौन सा रोल असाइन करें, रीड मास्टर का, या डीसी को अलाइव करें। ठीक है, ये था कि फ़ौरन भी इम्पेक्ट कर सकता है रीड मास्टर का रोल। स्कीमा मास्टर का क्या था? अगर आपने स्कीमा को एक्सटेंड नहीं करना, डोमेन नेमिंग मास्टर डोमेन ऐड नहीं मूव नहीं करनी, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो रीड मास्टर डिपेंड करता है कि अगर सीट की आईडी पड़ी हुई थी, उसके पास काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है 2 साल बाद आए, हो सकता है कि अगले मिनट में जाके आ जाए, अगले घंटे में जाके आ जाए। तो ये टाइम पे हो सकता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद वो आपको इशू पता लग जाए कि आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर डाउन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 2 साल गुजरे, 5 महीने गुजरे, पूरे 10 दिन गुजर जाएँ, आपको पता ही नहीं लगेगा कि रीड मास्टर रोल वाला सर्वर डाउन है। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ने 50 एसआईडीज़ यूज़ की और आप इसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाते हो 51, 52, वो अलॉट करता जाता है 53 एंड सो ऑन। तो कितने सारे आपके आगे तो फ्री पड़े हुए हैं आपके पास एसआईडीज़। तो आप पूरे 2 साल भी अगर आपके एक्टिव में बहुत ज़्यादा यूज़र अकाउंट्स आप कम क्रिएट कर रहे हो, यूज़र अकाउंट ग्रुप्स अकाउंट्स वगैरह, तो हो सकता है कि 1 साल हो जाए आप 500 तक रीच ही ना करो, 500 तक पहुँचो ही ना, तो आपको रीड मास्टर वाला जो इशू है वो नज़र भी नहीं आएगा। वो इशू कब नज़र आएगा? अगर आपकी एसआईडीज़ ख़त्म हो गई हैं। वो जल्दी भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है अब एक्टिव में कितनी तेज़ी से आप वर्क कर रहे हो, या आपकी एक्टिव में आपका इन्वायरमेंट कितना बड़ा है, यूज़र अकाउंट कितनी फ्रीक्वेंटली आप चेंज कर रहे हो, उसके अंदर क्रिएट कर रहे हो। लेकिन बहुत क्रिटिकल था, क्वेश्चन इंटरव्यू के लिहाज से आ रहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। इंटरव्यू में क्वेश्चन किया रहता है कि रीड मास्टर डाउन है, आप एडीसी के ऊपर जाके नया यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, यूज़र साफ आंसर दे देते हैं कि नहीं जी, नहीं क्रिएट कर सकते। सर कर सकते हैं क्रिएट, अगर तो इसके पास एसआईडी पड़ी होगी, एक यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं हम। आप लैब करके देखना, आप डीसी को डाउन करना, एडीसी पे जाके नया यूज़र अकाउंट बनाना, बन जाएगा। लेकिन आपको नेट से आसानी से स्क्रिप्ट मिल जाएगी, या आपने डीएस ऐड वगैरह पढ़ा हुआ है, आप अपनी स्क्रिप्ट बना लो 500 यूज़र्स की, आप 500 यूज़र्स यहाँ पे जाके बना दो, डीसी डाउन रखो, एडीसी पे जाके 500 यूज़र अकाउंट जाके बना दो। उसके बाद जब आके 501 501 अकाउंट जब आप बनाने लगोगे, आपको एरर आ जाएगा कि एसआईडीज़ ख़त्म हो गई हैं, पीडी सिमुलेटर से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। बाय डिफॉल्ट 500 ही
नोट करता। हाँ बाई डिफ़ॉल्ट 500, मुझे 500 ही याद आ रही हो सकता है इसमें थोड़े वेरिएबल हो, थोड़ा चेंज हो, 520 600 या 700 हो, थोड़ी कम हो, मुझे 500 याद आ रही है, 500 ही थी इसमें। ठीक है। ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि 4-5 हज़ार साइन कर दी मैंने, 500 इतनी इसके करीब करीब ही होंगी। तो इस अगर ये आपसे कोई पूछा जाए रीड मास्टर डाउन हो आप एडीसी के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, तो इसका आंसर यस नो में नहीं है। इसका आंसर आपने कहना है क्रिएट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। रीज़न पूछिए, आपने कहना है तब तक क्रिएट कर सकते हैं, आपने कहना है हाँ बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन तब तक क्रिएट कर सकते हैं जब तक एस आई डीज़ की जब पूल ख़त्म ना हो जाए एडीसी के पास। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। रीड मास्टर डाउन हो और आप नया यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लो तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि भाई रीड मास्टर डाउन है, मैंने नया यूज़र अकाउंट कैसे क्रिएट कर लिया। मेरे जहन में भी शुरू में एमसीएसई पर यही जहन था, माइंड था कि जी रीड मास्टर डाउन होगा तो हम नया यूज़र अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, मैंने अपने तौर पे लैब करके देखी, एडीसी पे मैं गया, नया यूज़र अकाउंट क्रिएट हो गया, मैंने आरएनडी की, मुझे वहाँ से फिर पता लगा यार इसके पास जब पूल पड़ा होता है, जब तक वो पूल ख़त्म ना हो जाए, तो पूल ख़त्म हो रहा है तब तक ये आईडीज़ क्रिएट करता रहता हूँ। तो मैंने फिर स्क्रिप्ट भी चला के देखी, इंटरनेट से मैंने एक स्क्रिप्ट डाउनलोड की, 500 यूज़र अकाउंट्स मैंने क्रिएट किए। यूज़र अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैंने नया यूज़र अकाउंट क्रिएट किया, उसने मुझे एरर दे दिया कि जी आपके पास सिक्योरिटी आइडेंटिफायर जो है वो ख़त्म हो गए हैं। एसआईडी बेसिकली क्या, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, और रीड मास्टर जो है आपका उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक हो गया, तो यूज़र अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं और नई भी क्रिएट हो सकते हैं। क्रिएट कब तक हो सकते हैं, जब तक उसके पास सिक्योरिटी आइडेंटिफायर का पूल ख़त्म नहीं हो जाता। तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की यूनिकनेस जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आपने 2 यूज़र अकाउंट क्रिएट करे दोनों की सीड सेम होगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सीड हमेशा ऑब्जेक्ट की डिफरेंट होती है। और ये बता भी दो, सीड अगर देखनी हो आपने किसी ऑब्जेक्ट की, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो सिक्योरिटी एडीएसआई एडिट में आ जाइए आप, कोई भी यहाँ से यूज़र अकाउंट पकड़ लिया आप, या ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलें जाइए आप, ये ट्रिपल ए का यूज़र हमारे पास पड़ा है, प्रॉपर्टीज़ में इसकी, ठीक है, एट्रीब्यूट एडिटर यहाँ पे आ रहा होता है। तो ये मेला गुजरी है ऊपर, तो देखो ये क्या लिखा आ रहा है, ऑब्जेक्ट एस आई डी। ठीक है, सबने में आपने देखा होगा एक्टिव में अगर कोई यूज़र अकाउंट आप डिलीट कर दें और आपने किसी शेयर फोल्डर पे उसको परमिशन अलॉट की हुई थी, तो वहाँ पे यूज़र नेम नहीं आ रहा होगा, लाइक सेल्स अंडर्स को यूज़र मान को अगर आपने परमिशन दी हुई थी, सेल्स अंडर्स को यूज़र मैं डिलीट कर देता हूँ, तो वहाँ पे यूज़र की एस आई डी आना बेसिकली शो होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये एस आई डी यहाँ पे आ रही है, कौन अलॉट कर रहा है इसको, रीड पूल मैनेजर ने हमारे एडीसी को दी, वैसे मैं एडीसी वाली मशीन के ऊपर हूँ, इसको लोड किया है तो उसने यहाँ से इसको ग्रैंड कर रहा है वो। अगर इसके पास ये आईडीज़ ख़त्म हो जाएगी तो रीड पूल मैनेजर से कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको। अगर रीड पूल मैनेजर को आप अलाइव नहीं कर सकते तो आपको इसको रीड पूल मैनेजर बनाना पड़ेगा। अब मजबूर हैं आप इसको रोल असाइन करें। ठीक हो गया, तो आपको इशू कब आएगा, यूज़र क्रिएशन के में इशू आ सकता है आपको, अगर आपका रीड मास्टर डाउन हो तो अब एडमिनिस्ट्रेटर मजबूर है, वो क्या करेगा, अगर वो नकम्मा एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको पता ही नहीं था रोल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको पता है मेरा डीसी डाउन है और अभी तो कोई इशू नहीं आया उसको, लेकिन थोड़े अरसे बाद उसको इशू आना शुरू हो गया, तो अब उसको स्टडी करना पड़ेगा कि अगर रीड मास्टर को ट्रांसफ़र करना है, सीज करना है, इसके ऊपर कैसे किया जाएगा एडीसी के ऊपर, जिसकी हम नेक्स्ट सेक्शन में लैब करेंगे। ठीक है, जो समझदार एडमिनिस्ट्रेटर है उसको पहले से पता होगा यार अच्छा ये इशू मुझे आ जाएगा फ्यूचर में, तो मैं पहले से क्या करूँ, डीसी ने लाइव नहीं होना, मैं पहले से ये रोल इसको असाइन कर देता हूँ ताकि मुझे फ्यूचर में इशू ना आए। ठीक हो गया, सही है, डीसी से पुश करवाने पड़ते हैं। नहीं ये लैब करेंगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बेसिकली होता ये है कि जाहिर सी बात है डीसी तो डाउन है, मैं डीसी से यहाँ पे पुश करवा सकता हूँ, डीसी तो बंद है। तो बेसिकली क्या होता है, जो 5 रोल होते हैं वो इसके ऊपर यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, एक्टिव स्टेट में होते हैं। इसके बाद जो 5 रोल होते हैं बेसिकली वो डीएक्टिव स्टेट में होते हैं, या इनएक्टिव कह लें आप। पड़े होती हैं एडीसी के पास वो 5 के 5 रोल, एक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल पड़े होते हैं 500 के 500 रोल, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होते, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन एट अ टाइम दोनों को एक्टिवेट करते हैं, अगर पांच पांच हो तो वो कंप्लीट कर देगा। बिल्कुल आपका एक्टिव का एनवायरनमेंट क्रैश कर देगा। ठीक हो ठीक है, ए के पास ही होने चाहिए ठीक हो गया। ये आवाज बात। आज बहुत कट रही थी अभी ना। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं चौथे रोल की तरफ। हेलो, ठीक, हाँ जी आवाज़ आ रही है, आवाज कट। चलो। तो आगे चौथे रोल पे आ रहे हैं पीडीसी इमूलेटर के ऊपर। अब ये जो रीड मास्टर था ये पूरी डोमेन का, ये डोमेन के ऊपर ही वर्क कर रहा है, अपनी डोमेन
के अंदर डोमेन कंट्रोलर उनकी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसका इम्पैक्ट पूरी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक अलहदा से डोमेन पड़ी हुई है, ये एक अलहदा डोमेन के 2 डोमेन कंट्रोलर थे और इसका रीड पूल मैनेजर जी इसके डोमेन कंट्रोलर को भी वो दे रहा हो पूल रीड पूल, ऐसा नहीं होता। तो इसका अपना इस डोमेन का अपना डोमेन कंट्रोलर है, लाइक ये डीसी था और ये एडीसी था यहाँ पे, तो इसका डीसी इसके एडीसी को रीड पूल मैनेजर जो भी रीड की जो पूल की जो रेंज है वो असाइन कर रहा होगा। तो ये अपनी डोमेन तक की, इसका स्कोप अपनी डोमेन तक है, फोरस के बाहर ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पीडी सिमुलेटर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। सबसे पहले नंबर पे क्रिटिकल क्या है? पीडी सिमुलेटर, फिर आप कह सकते हैं रीड मास्टर। इसके अलावा जो बाकी 3 हैं, 2 मैंने बता चुका हूँ, जो तीसरा मैं बताऊँगा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अगर डाउन भी हो तो आपको क्वाइट पॉसिबल कि अगर नेटवर्क ज़्यादा देर के लिए डाउन आपको इशू ना आए। लेकिन पीडी सिमुलेटर ऐसा है, ठीक है, इसका 24/7 कहते हैं, ठीक है, 24/7 इसका अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है क्वाइट पॉसिबल आपको अगले मिनट में ही पता लग जाए। और यही वो रोल है, अगर आपके नेटवर्क में डीसी डाउन हो जाए, आपको यूज़र कंप्लेन करना शुरू हो जाए कि मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ, मेरा पासवर्ड नहीं चल रहा, ठीक है, मेरा टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रही, या एक्टिविटी की एप्लीकेशन नहीं ठीक तरह से हो रही। तो ये वो रोल है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटर मजबूर है बेसिकली कि इसको क्या करें, एडीसी को रोल असाइन करे पीडी सिमुलेटर का इन केस ऑफ डीसी फेलियर। तो इसके मल्टीपल काम है। पहला काम क्या है इसका? पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन। पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या? पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन का ये बात समझनी है। पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन यही है, ये एक डोमेन कंट्रोलर आपके पास, ठीक है, ये डीसी आ गया, ये आपके नेटवर्क में एक एडीसी आ गया, ये दूसरा एडीसी आ गया। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ इसलिए मैंने 2 एडीसी लगाए हैं। ये क्लाइंट मशीन आ गई आपके पास, एंड यूज़र की मशीन है, ये क्लाइंट मशीन। अब इसने करना है लॉगिन, लॉगिन किया इसने, यहाँ अपना पासवर्ड चेंज करना है। इसने लॉगिन किया, मैंने बताया कि अगर डीसी एडीसी लगे हुए सेम टाइम पे, यूज़र की रिक्वेस्ट, यूज़र का कनेक्शन जिस एडीसी के साथ पहले कॉन्टैक्ट हो जाएगा वहाँ से ऑथेंटिकेशन हो जाती है। अज्यूम करें इस यूज़र का कॉन्टैक्ट हो गया इस एडीसी के साथ, अब इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ क्लाइंट का इस एडीसी के पास जो राइट साइड पे आ रहा है। यूज़र ने लॉगिन किया, यूज़र ने अपना पासवर्ड कर लिया चेंज, और आपका डीसी जो था वो डाउन था, ठीक है, डीसी डाउन है, यूज़र ने कर लिया पासवर्ड चेंज। नेक्स्ट टाइम यूज़र ने किया लॉगिन, यूज़र ने लॉगिन किया, इसका कनेक्शन बन गया इसके साथ। इस एडीसी को पासवर्ड कौन सा पता होगा? पुराने वाला यूज़र का, क्योंकि पहले तो रेप्लिकेशन हुई थी ना इस डीसी की, इस डीसी से यहाँ तक की। अगर यूज़र ने यहाँ पासवर्ड पहले यहाँ पे चेंज हुआ था तो यहाँ तक रेप्लिकेशन पहले हुई होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब यूज़र लॉगिन करेगा तो अज्यूम करेगा पासवर्ड यूज़र का रेप्लिकेशन थी, सारे तीनों के तीनों डोमेन कंट्रोलर के ऊपर पासवर्ड थे, यूज़र का सेम पड़ा हुआ था, यूज़र ने लॉगिन किया, पुराने पासवर्ड से लॉगिन कर लिया, यूज़र ने पासवर्ड चेंज किया, यूज़र का पासवर्ड यहाँ पे आके अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद अगली दफ़ा यूज़र ने लॉगिन किया, यूज़र का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया इस एडीसी के साथ। यूज़र पासवर्ड टाइप करेगा, यूज़र का मैसेज आ जाएगा योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, क्यों? यूज़र तो अपना नया पासवर्ड टाइप कर रहा है, और जबकि इसके पास कौन सा पासवर्ड पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं ओल्ड लिख रहा हूँ, ओल्ड वाला पासवर्ड, जो पासवर्ड इसके पास पड़ा हुआ था। फॉर एग्जांपल पासवर्ड इनकरेक्ट का मैसेज आ गया, आपका डीसी डाउन हुआ, अगले 1 मिनट में या 5 मिनट में यूज़र ने अपना पासवर्ड चेंज किया, चेंज करने के बाद आपको कॉल आ जाएगी कि पासवर्ड नहीं लग रहा। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको पता होगा यार मेरा जो पीडी सिमुलेटर है वो डाउन है, क्यों? पीडी सिमुलेटर इज़ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन। जब भी इस एडीसी के ऊपर पासवर्ड चेंज होगा तो ये एडीसी फ़ौरन किसके साथ कॉन्टैक्ट करता है? पीडी सिमुलेटर वाले सर्वर से, अपने डोमेन कंट्रोलर से, कहीं इस यूज़र ने पासवर्ड चेंज किया, अब इसका पासवर्ड ये है तो तुम इसका पासवर्ड सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर के साथ सिंक्रोनाइज कर दो। अगर तो ये डीसी अलाइव होगा, ये अपना पासवर्ड इसको भेजेगा कि इस यूज़र का पासवर्ड पहले ये था, अब ये है, तुम सिंक्रोनाइज कर लो अपनी डेटाबेस के अंदर इसको। तो ये अपने पास पासवर्ड, इसका जो न्यू पासवर्ड था वो सिंक्रोनाइज कर लेगा, ओल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो अब लॉगिन करेगा यूज़र, सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अभी इस यूम क्या था, डीसी क्या था हमारा, अलाइव था, तो ये प्रोसेस हुआ, इस यूज़र ने ये रेड कलर की लाइन में लॉगिन हो गया। लेकिन अगर यूज़र ने इसे पासवर्ड चेंज किया और एडीसी ने इसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की पीडी सिमुलेटर वाले से, और पीडी सिमुलेटर नहीं मिला, तो इस डीसी पे तो पासवर्ड अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि पीडी सिमुलेटर इज़ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ
पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल डोमेन कंट्रोलर विद इन ए डोमेन। ये बात क्लियर हुई है कि एक डोमेन के अंदर 10 डोमेन कंट्रोलर लगे हुए हैं, तो पीडी सिमुलेटर ने सब पे पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन करनी है। क्यों? ताकि यूज़र का सेशन जिस मर्जी डोमेन कंट्रोलर के साथ इस्टेब्लिश हो तो ऑथेंटिकेशन में कोई ना कोई इशू ना आए। तो ऐसा आप बहुत बड़ा नेटवर्क को आपको पता है पासवर्ड चेंज जो है वो चलता रहता है। यूज़र हर कोई ना कोई यूज़र लास्ट में अपना पासवर्ड चेंज कर रहा होगा, तो जो यूज़र पासवर्ड चेंज करेगा अपना उसको इशू आना शुरू हो जाएगा ऑथेंटिकेशन में। क्यों? पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन ही होगी बिटवीन डोमेन कंट्रोलर। हाँ, अगर यूज़र का सेशन इसके साथ ही दोबारा बन जाता तो लॉगिन कर जाना था, लेकिन अगर इस डोमेन कंट्रोलर के साथ बन रहा है तो नहीं होगा। हाँ जी, ये भी कह सकते हैं कि एडीसी आपस में पासवर्ड इस वजह से भी नहीं सिंक्रोनाइज करते हैं क्योंकि पीडीसी एमुलेटर इनएक्टिव स्टेट में है दोनों के बिल्कुल। पास। हाँ, ये आप इसमें कर ही नहीं सकते। इन्होंने जब भी पासवर्ड सिंक्रोनाइज करने, इन्होंने पीडीसी इमुलेटर से कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि पीडीसी इमुलेटर को डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि तुम पासवर्ड तुमने ही सिंक करवाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है, पासवर्ड सिंक उसने ही करना है। जो डोमेन कंट्रोलर के ऊपर चेंज भी होता है ना, वो पीडीसी को जाके बताता है कि मैंने पासवर्ड इस यूज़र का चेंज हुआ है, तुम बाकी डोमेन कंट्रोलर उसके भी बताओ अपने नेटवर्क में। ठीक हो गया? अच्छा, ये रोल अगर एडीसी को भी दे देते हैं पीडीसी एमुलेटर का। अच्छा सर, आप रोल एक जगह पे ही रखने हैं आपने, एडीसी को दे देंगे तो फिर आपके नेटवर्क में क्रैश कर देगा आपका नेटवर्क। एक्टिव के एनवायरनमेंट में फिर इशू आना शुरू हो देंगे। मैंने वही बताया कि कुछ ऐसे काम हैं वो एक ही बंदे को दिए जाते हैं। घर में फादर के पास हैं, वो राइट्स फादर के पास ही होगी। अगर आप कहते हैं जी मदर को भी दे दिए, क्या उनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी? वो कहते हैं कि मैंने इसकी काम करने की परमिशन देनी है, इस काम करने की परमिशन दी, फादर कहता है परमिशन नहीं देनी, मदर कहती है नहीं परमिशन देनी, दोनों की आपस में लड़ाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी आपके नेटवर्क में। इसी तरह इसको ज्यूम करें, ये जो ऑपरेशन है ये नेटवर्क में आपके डोमेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर के पास होंगे। डोमेन के अंदर एक डोमेन कंट्रोलर के पास होगी। हाँ, फोरस के अंदर फिर वही बात, ये दूसरी डोमेन थी तो इस डोमेन कंट्रोलर का अपना पीडी सिमुलेटर लगा होगा, वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? ये बताया था मैंने, जहाँ पे डोमेन बनेगी वहाँ पे ये होगा। वहाँ पे 3 इसके पास रोल है ना। बिल्कुल और पीडी सिम, हाँ टेक्निकल बिल्कुल से आगे एडीसी इसको। पीडी सिमुलेटर वहाँ पे भी है। ये बात क्लियर होगी ये वाली? क्लियर है। पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन करवा रहा है, बहुत बड़ा इशू है अगर ये डाउन होता है आपके नेटवर्क में। दूसरा टाइम सिंक्रोनाइजेशन भी है। आपको पता है कि जब रेप्लिकेशन है या आपने ऑडिटिंग करनी हो, बेसिकली क्या होता है, जब आप डीसी लगाते हैं, यहाँ पे ये डीसी है, ये क्लाइंट मशीन है, तो बेसिकली इनके दरमियान पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन हो रहा होता है। क्लाइंट अपना पासवर्ड सिंक्रोनाइज कहाँ से करेगा? डीसी से जाके। और एडीसी और डीसी भी आप इसमें पासवर्ड सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं। क्यों? इन्होंने आप इसमें रेप्लिकेशन करनी होती। अगर पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन, सॉरी मैं कह रहा हूँ टाइम सिंक्रोनाइजेशन, अगर इनके दौरान टाइम सिंक्रोनाइज ठीक ना हो रहा हो तो इनकी रेप्लिकेशन भी ठीक तरह से नहीं होगी। ठीक हो गया? तो क्लाइंट मशीन और डोमेन कंट्रोलर के दरमियान प्लस डोमेन कंट्रोलर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के दरमियान जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन है वो कौन करवाएगा? पीडी सिमुलेटर। अगर पीडी सिमुलेटर डाउन है, आपके टाइम सिंक्रोनाइजेशन में आपको इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। समटाइम आप अगर आरडीपी कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में जाएंगे, आपको पता लगेगा, आप आरडीपी करेंगे, आपको वहाँ पे आएगा कि इस मशीन जिसको आप आरडीपी कर रहे हो इसका टाइम सिंक नहीं हो पा रहा, सिंक नहीं हो रहा, कोई इशू आ रहा है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के साथ। अगर टाइम सिंक्रोनाइजेशन ना हो, आपने उस मशीन को रिमोट डेस्कटॉप भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा मल्टीपल, एक दो नहीं, यहाँ पे मैं लिस्ट लिखना शुरू हूँ तो 8 10 15 बल्कि काफ़ी सारे इश्यूज मैं लिख सकता हूँ टाइम सिंक्रोनाइजेशन की वजह से जो आ सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में जाएंगे आपको आइडिया रहेगा कि टाइम की वजह से कितने गंदे गंदे किस्म के एरर आते हैं। आप ट्रबल शूट कर करके थक जाएंगे, बाद में आपको आइडिया होगा यार ये तो टाइम का मसला था, टाइम जोन ठीक सेट नहीं था, या टाइम डीसी और एडीसी का ठीक नहीं था। तो आपने जब भी काम करना है अपने नेटवर्क पे, ये मेक श्योर करना है डीसी और एडीसी का टाइम आपका ठीक हो। अगर आपका टाइम चेंज भी होगा तो जो डीसी के ऊपर टाइम पड़ा होगा जो डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली एडीसी के ऊपर सिंक हो जाएगा। तो डीसी के ऊपर जो टाइम सेट होता है वो बेसिकली वही टाइम सिंक्रोनाइज कर रहा होता है क्लाइंट मशीन के साथ जिन्होंने डोमेन ज्वाइन की हो, प्लस जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स होंगे उनके दरमियान। ठीक है, एक इसका काम क्या था? पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल डोमेन कंट्रोलर्स। एक था टाइम सिंक्रोनाइजेशन। तीसरा क्या है? मैनेजिंग द ग्रुप पॉलिसीज कॉन्फ़िगर्ड, कि ग्रुप पॉलिसीज वगैरह जो हैं इसका थोड़ा कंट्रोल भी इसके पास होता है। ग्रुप पॉलिसीज को बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देता। अगर आपको पता था कि ग्रुप पॉलिसी कहाँ पे कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो आपको वो ऑर्डर बताया था, पहले साइड लेवल लगती है फिर डोमेन लेवल। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो तो ये वाली लगनी है कि ये वाली कौन सी पहले लगेगी, या जो इनहेरिटेंस ब्लॉक की हुई है आपने इन्फोर्स किया हुआ है, वो सारी की सारी मैनेजमेंट कौन कर रहा होगा? बेसिकली आपकी ग्रुप पॉलिसीज को बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होने से ये बचाता है, मैनेजिंग द ग्रुप पॉलिसीज कॉन्फ़िगर। लेकिन मेन जो इसके काम थे इनको आपने नहीं भूलना, टाइम सिंक्रोनाइजेशन हो,
पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन। तीसरा अगर कोई एडिशनल पूछ ले, कहने ग्रुप पॉलिसीज़ को कन्फ्लिक्ट नहीं होने देता ये, ठीक है। मेन इसका काम यही था, पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन और टाइम सिंक्रोनाइजेशन। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मजबूर है, अगर ऐसा इशू आ गया तो आपको एडीसी को रीड मास्टर बनाना पड़ेगा, ईपीडी सिमुलेटर बनाना पड़ेगा। क्यों? यूज़र पासवर्ड चेंज करेगा तो उस पासवर्ड सिंक्रोनाइजेशन ना हुई तो यूज़र ऑथेंटिकेशन में इशू आना शुरू करेगा। अब हाँ देख रहा, एडीसी भी ऑथेंटिकेशन नहीं करवा रहा, हालांकि एडीसी के पास कोई रोल नहीं है। इशू कब आना शुरू हुआ? वैसे ऑथेंटिकेशन करवा रहा था एडीसी, लेकिन जब यूज़र ने पासवर्ड चेंज किया उसके बाद ऑथेंटिकेशन में इशू आना आपको शुरू हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, रोल यूज़र को, एडीसी को रोल वो देना पड़ेगा पीडी सिमुलेटर वाला। अब चलते हैं लास्ट पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर पे। ये बिल्कुल सिंपल है, इसका सिंगल डोमेन के अंदर कोई काम नहीं है। पहले ये बात समझ लें, आपके पास एक फॉरेस्ट है, एक सिंगल डोमेन है आपके, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर वहाँ पे काम आएगा जब आपके फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डोमेन्स आपके पास हैं, ठीक है। ये फॉरेस्ट है, ये डोमेन है आपके पास, एक ही डोमेन लगी हुई है, तो इस डोमेन में अगर आपका पीडी सिमुलेटर ये इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर वाला रोल जो सर्वर है जो डाउन भी हो रहा है, कोई इशू नहीं है आपको, कभी भी कोई आपको 50 साल गुजर जाए कभी कोई इशू नहीं आएगा। क्यों? इसका काम है जब आपके फॉरेस्ट के अंदर 2 डोमेन्स लगी हों। ये फॉरेस्ट है, एक डोमेन है आपके पास, यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर 2 डोमेन्स हैं, और जब आपने, जाहिर सी बात है 2 डोमेन्स आगे जाके बताऊंगा, इनके दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। जब इन 2 डोमेन्स के दरमियान ट्रस्ट रिलेशनशिप की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बैठे हुए यूज़र्स ने, यहाँ पे बैठे हुए यूज़र ने यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सेस करना है, और यहाँ इस डोमेन के यूज़र्स ने यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से विद डिफरेंट डोमेन्स अक्रॉस द डोमेन्स, बेसिकली एक डोमेन से आपने उतना दूसरी डोमेन्स के रिसोर्स को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को। बेसिकली ये क्या करता है, यूज़र टू ग्रुप प्रेफरेंसेस है उसको मैनेज करता है अक्रॉस द डिफरेंट डोमेन्स। इसकी एग्जांपल आपको दूंगा तो समझ लगेगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये डोमेन है आपके पास, यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है आपके पास, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए कह देते हैं जिसे, एक यूज़र यहाँ पे है, ठीक है, जिसका नाम फॉर एग्जांपल कह ले आप अली आ गए यहाँ पे। अब मैंने आपको कहा कि ये अली है, इसको आप ऐड कर देते हैं इस ग्रुप के अंदर जाके, ये जो ग्रुप रेड कलर में कह रहा हूँ। अब अली बेसिकली कहाँ पे है, ऐड है डिफरेंट डोमेन के ग्रुप के अंदर ऐड है, ठीक है। ये ग्लोबल ग्रुप है, यूनिवर्सल ग्रुप है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास सेव होगी, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के पास। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को ये पता होता है बेसिकली कि इस ग्रुप के अंदर जो मेंबर है वो, अच्छा वो दूसरी डिफरेंट डोमेन से आया हुआ है, तो यूज़र टू ग्रुप रेफरेंसेस इसके पास पड़े होते हैं। एक डायग्राम यहाँ पे, एक एग्जांपल यहाँ पे दे तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज़र 1 हु इज़ अ मेंबर ऑफ domain1.com। रिज्यूम करें एक डोमेन 1 है, उसके अंदर ये यूज़र पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज़र 1 इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1 विच इज़ क्रिएटेड इन डोमेन 2। एक डोमेन 2 है, उसके अंदर एक ग्रुप है, उसके अंदर वो मेंबर पड़ा है। बिल्कुल इसी तरह कि अली इधर पड़ा हुआ है और ग्रुप इस डोमेन का, ये डोमेन 1 होगी आपकी, ये डोमेन 2 होगी, और अली इस डोमेन में, अली इस ग्रुप का मेंबर है। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे लिखा गया हुआ कि यूज़र 1 इज़ रीनेम्ड लेटर टू यूज़र 2। जो यूज़र 1 था इसका लॉगिन नेम आप रीनेम कर देते हैं। मैं बताया रीनेम करने से कोई इंपैक्ट नहीं होगा इसकी सिक्योरिटी के ऊपर, सिक्योरिटी सिटी के ऊपर अप्लाई होती है बेसिकली। तो यूज़र 1 को आप रीनेम करके यूज़र 2 कर देते हो। अब इस ग्रुप के अंदर, पेंट के अंदर यहाँ पे क्या ऐड है आपके पास, यूज़र 1 या अली ऐड डोमेन, जो भी इसकी डोमेन है वो ऐड हुआ है इसके अंदर। तो जब आपने अली को यहाँ से आके रीनेम कर दिया तो इस ग्रुप के अंदर वो अपडेट होना चाहिए कि नहीं, कि अली का जो नाम है वो ये चेंज हो गया यहाँ पे। समझ लगी इस चीज़ की। अली को आप कर देते हो कल को उमर यहाँ पे, अब इस ग्रुप के अंदर तो अली पड़ा हुआ है ना, तो इस ग्रुप के अंदर वो अली जो है वो उमर में नहीं चेंज हो जाना चाहिए। तो वो चेंज कौन करेगा, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का जो रोल है वो क्या करेगा। बेसिकली होता क्या यहाँ पे बताऊँ, जैसे ही आप अली को उमर करते हैं तो रिक्वेस्ट कहाँ पे चली जाती है, ग्लोबल कैटलॉग के पास। ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है, ठीक है। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के पास रिक्वेस्ट चली गई, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर ने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी इसके ग्लोबल कैटलॉग सर्वर को, इसके पास इंडेक्स पड़ा हुआ था और पीडी सिमुलेटर था बेसिकली। यहाँ पे इसका ये पीडी सिमुलेटर पड़ा हुआ था, ये कॉन्टैक्ट करेगा ग्लोबल कैटलॉग सर्वर से।
ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के अंदर इंफॉर्मेशन अपडेट होगी ना, अली से उमर हो गया, तो इसने देखा कि मेरे पास तो अली लिखा हुआ है लेकिन ग्लोबल कैटलॉग के अंदर उमर लिखा हुआ है। वो कहता है अच्छा जी, ग्लोबल कैटलॉग कि ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाती है कि जब भी सिंक्रोनाइज इसमें कुछ चेंजेस आएगी इसके कैटलॉग में, ऑटोमेटिकली इसके कैटलॉग को ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो वो कंपेयर करेगा बेसिकली, अच्छा ये अली उम्र में चेंज हो गया तो ग्रुप के अंदर जाके जो अली को वो उम्र में चेंज कर देगा। तो ये यूज़र जो ग्रुप रेफरेंसेस हैं उनको मैनेज कर रहा है बेसिकली अक्रॉस द डोमेन्स। ये बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे यही बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर द चेंज इज प्रोपागेटेड अक्रॉस ऑल ग्लोबल कैटलॉग्स इन द फॉरेस्ट के फॉरेस्ट के अंदर जब चेंज किया आपने, रीनेम किया उस यूज़र को, तो ग्लोबल कैटलॉग के पास वो चेंज चली गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर वाला रोल क्या करता है, ग्लोबल कैटलॉग के पास जाता है, कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन करने के बाद जो ग्लोबल कैटलॉग के अंदर पड़ा होता है उसको जाके अपडेट कर लेता है। अगर वो नहीं होगा ग्लोबल कैटलॉग का सर्वर, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल डाउन हो, ये डाउन है और यहाँ पे आपने अली को उमर कर दिया है या यूज़र का लास्ट नेम चेंज कर दिया है, तो क्या होगा यहाँ इसके अंदर जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर मेंबर ऐड था वो अपडेट नहीं होगा, उसका नेम, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उमर भाई, हाँ जी, स्क्रीन स्टॉप हो रही है, टैप करते हैं इंशाल्लाह, फिर उसमें ठीक ज़्यादा है, मेरा ख्याल है क्लियर होगा। ठीक है। बस एक चीज़ अब दिखानी है आपको, अगर आपने ये देखना हो इस टाइम डीसी कौन सा एडीसी कौन सा आप बता सकते हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर लॉगिन करेंगे, उस मशीन का होस्ट नेम ना देखें आप, तो आपको ये नहीं पता लगेगा डीसी है कि एडीसी, क्योंकि डाटाबेस दोनों के ऊपर सेम पड़ी होती है। तो उसका आसान तरीका एक सिंगल कमांड है, आपने देखना इस टाइम रोल किसके पास पड़े हुए हैं, उसकी सिंगल कमांड है नेट डोम क्यूरी FSMO। ये करके एंटर करें, आपको बता देगा इस टाइम कौन सा रोल किस सर्वर के पास पड़ा हुआ है। तो ये देखिए 5 के 5 रोल आ रहे हैं, पाँचों के पाँचों रोल किसके पास पड़े हुए हैं, DC1 के पास। DC1 के पास पड़े हुए, इससे आपको ये पता लगेगा DC1 इस टाइम मेरा क्या है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन 5 रोल्स की, जिसका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा, बाकी इसका मतलब बाकी क्या आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। अगर आपने ये देखना DC और ADC कौन सा है, तो आप इस कमांड से देख सकते हैं कौन सा रोल किस मशीन के पास है। तो अभी बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था 5 रोल डीसी के पास होते हैं, पाँचों के पाँचों रोल के आगे क्या लिखा हुआ है, DC1.techlinks.local। एक भी रोल ADC के पास नहीं आ रहा, अगर आ रहा होता वो यहाँ पे दिखा देता। आगे जाके हम ट्रांसफ़र करके देखेंगे, फिर यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे, आपको बता देगा कि 4 रोल DC के पास हैं, ये वाला एक रोल ADC के पास है, ठीक हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर कहाँ पे काम आता है, मल्टीपल डोमेन जब आपके पास अक्रॉस द डोमेन्स आपने मॉडिफिकेशन की, ठीक है, यूज़र में, तो उसका कॉन्टैक्ट होगा ग्लोबल कैटलॉग के साथ। PDC मूल्य इसी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ग्लोबल कैटलॉग से कंपैरिजन करके तो अपडेट कर लेता अपने पास। अगर वो डाउन होगा तो अपडेट आपकी नहीं होगी, ठीक हो गया।